ग्रेट जिया डिनेस्टी की सबसे अंधेरी, सबसे खतरनाक जगह, जहां डीमंस, डेविल हेड्स और असंख्य भयानक अपराधी कैद हैं। यहाँ का हर प्रिजन गार्ड दिन रात ईवल काय और डीमोनिक काय के दबाव में जीता है। कुछ ही सालों में शरीर सूख जाता है, फाउंडेशन टूट जाती है और मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक साधारण सा प्रिजन गार्ड सुबाई ट्रांसमाइग्रेशन के बाद इस नर्क में फंस गया। कोई कल्टिवेशन नहीं, कोई बाका नहीं, बस एक कमजोर शरीर और मौत का डर। लेकिन एक दिन जब वह एक निर्दयी क्रिमिनल को सेल में डालता है, तभी उसकी आंखों के सामने एक ब्लैक कॉल्ड्रन प्रकट होता है। सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन, जो हर अपराधी को सप्रेस करने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। आइडलिंग से भी शक्ति बढ़ सकती है। सप्रेशन जितना गहरा, रिवॉर्ड उतना ही भयानक। 100 साल तक इस नर्क की चौकीदारी करनी है। फिर जब वह बाहर निकलेगा तो पूरा डीमन वेनरेबल भी उसके सामने थर थर कांपेगा। यह है गार्डिंग द प्रिजन फॉर 100 years, आई इमर्ज टू ओवरवेलम द डीमन वेनरेबल। एक कमजोर प्रिजन गार्ड की खतरनाक, अंधेरी और हेवन डिफाइंग जर्नी। क्या वह इस प्रिजन के अंदर ही स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाएगा या प्रिजन खुद उसे निगल जाएगा? चैप्टर 1, सुबाई का पुनर्जन्म और पाप शोधन कढ़ाई। चैप्टर 1, ट्रांसमाइग्रेशन एंड द सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हॉट पॉट खाते खाते और गाना गाते गाते मेरा इस तरह ट्रांसमाइग्रेट हो जाएगा। सुबाई ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी अभिव्यक्ति में भ्रम था। वह लगभग 17 वर्ष का लग रहा था। लाल होंठ, सफेद दांत, एक सुंदर युवक की छवि। खास बात यह थी कि उसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही आकर्षक थी। फिर भी उसने काले रंग का चपटा सिरोपा, काले लाल पैटर्न वाला खुरदरे कपड़े का लंबा चोगा पहना हुआ था। नीचे काली पतलून, लंबे जूते और कमर से एक टोकन लटक रहा था। उस टोकन पर स्पष्ट रूप से एक दिंग अक्षर खुदा हुआ था। उसकी छाती पर एक बड़ा प्रिजन शब्द कढ़ाई किया गया था। ये प्राचीन काल के जेलर का विशिष्ट रूप था। ग्रेट जिया डिनेस्टी, ग्रेट जिया प्रिजन का जेलर। हाँ, सुबाई ने अपनी कुछ दर्दनाक कनपटियों को रगड़ा। खंडित यादें उसके मन में उभरने लगी। उसने उन यादों को पचाने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति समझने लगा। वह वर्तमान में ग्रेट जी डिनेस्टी में था। ग्रेट जी डिनेस्टी का क्षेत्र विशाल और असीमित था और उसकी वर्तमान स्थिति ग्रेट जी प्रिजन में ग्रेडिंग जेलर की थी, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती, जिसका नाम भी सुबाई ही था, ने एक और वह गॉडफादर एक वार्डन था। इसलिए वह जेल में काफी अच्छा चल रहा था। ग्रेट जी प्रिजन में हालांकि जेलर का दर्जा ऊंचा नहीं था, लेकिन इसमें स्थिरता का लाभ था। एक नियमित आय, जिसे एक अच्छी लोहे की कटोरी कहा जा सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही समय पहले उस वार्डन गॉडफादर की जेल में ही बुरी तरह मृत्यु हो गई थी। आज तक इस मामले की कोई ठोस व्याख्या नहीं मिली थी। जिस बात ने सुबाई को और भी बेचैन कर दिया वह यह थी कि यह दुनिया बहुत ही गलत थी। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट आपस में भिड़ते थे और राक्षस उत्पात मचाते थे। हर जगह हाहाकार मची हुई थी। मेरी यादों में बीते 2 सालों में ही जेल में मरने वाले जेलरों की संख्या 1 दर्जन से अधिक हो गई है। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि 6 साल पहले एक डीमोनिक पाथ सेक्ट के ग्रैंड एल्डर, जिसकी कल्टिवेशन गहन थी, कैदियों को छुड़ाने के लिए जेल में आया था। उस साल सिर्फ खून और हड्डियों ने लगभग पूरी जेल को डुबो दिया था। सुबाई ने अपने मन में उन यादों को संक्षेप में देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी जादुई और भयानक दुनिया। वह एक सामान्य व्यक्ति था जिसके पास कोई मार्शल कल्टिवेशन नहीं थी और उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। वह कैसे जीवित रह सकता था? इन बड़ी आपदाओं से बच भी जाता तो भी ग्रेट जिया प्रिजन में हमेशा गंभीर अपराधी, राक्षस और तरह तरह के हत्यारे डेविल हेड्स बंद रहते थे। इन चीजों के साथ साल दर साल रहकर उसे कैसे सुरक्षा का एहसास हो सकता था? इसके अलावा जेल का वातावरण अत्यंत खराब था। चारों ओर फियस काय, डीमोनिक और ईवल काय का प्रकोप जो मन को भंग करता था। भारी नमी और दमघोंटू यिनकाय। इस तरह के वातावरण में लंबे समय तक रहने पर यदि किसी के पास शक्तिशाली कल्टिवेशन ना हो तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मेरी यादों में मैंने सुना है कि कई जेलर 20 या 30 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुछ ही वर्षों बाद वे बीमारी से मर जाते हैं। उसके एक पूर्व जेल सहयोगी का उदाहरण बहुत अच्छा था। वह व्यक्ति उससे कुछ बड़ा था। 20 की उम्र में उसने जेल में लगभग 7-8 साल काम किया था। मेहनती और सावधान, कई बड़ी आपदाओं को सहते हुए बच निकला था। उसका इरादा 2 और साल काम करके कुछ पैसे बचाने और फिर रिटायरमेंट लेने का था। लेकिन फिर ईवल और डीमोनिक काय के लंबे समय तक आक्रमण के कारण उसका शरीर बुरी तरह क्षीण हो गया। उसकी फाउंडेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। 3 महीने पहले वह व्यक्ति बीमार पड़ा और कभी ठीक नहीं हुआ। अंत में उसने दम तोड़ दिया। सुना है उस व्यक्ति की एक चचेरी बहन थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका विवाह बहुत पहले ही दूर हो गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका शव लेने कोई नहीं आया। यह सुबाई ही था जिसने उसका अंतिम संस्कार किया। यह इसलिए नहीं कि वह विशेष रूप से दयालु था, बल्कि इसलिए क्योंकि सुबाई भी पूरी तरह अकेला था। अपने पुराने सहयोगी को बुरी तरह मरते देखकर
वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। पूर्ववती मूल रूप से एक भगोड़ा शरणार्थी था। उसका शरीर पहले से ही दुर्बल था, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ल ठीक ठाक थी, उसे उस सस्ते गॉडफादर ने चुना और जेलर बना लिया। लेकिन इन 2 वर्षों में ईवल और डीमोनिक काय के उत्पीड़न के कारण उसका शरीर और भी दुर्बल होता गया। कल रात नींद में ही वह बीमारी से मर गया और मुझे यह अवसर मिल गया। सुबाई ने खुद से बड़बड़ाते हुए इस शरीर को घूर कर देखा। उसकी भौहें तन गईं। इस शरीर की फिजीक पहले से ही खराब है। अगर मैं कुछ और साल काम करूंगा तो मुझे डर है कि मैं रिटायरमेंट तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। इस प्रकार सुबाई को अंततः समझ आ गया कि ग्रेट जिया प्रिजन का जेलर एक लोहे की कटोरी क्यों है। इतना कठिन पेशा, हर पल जीवन मरण की परीक्षा का सामना करना, कितने लोग आने को तैयार होंगे, यह कटोरी लोहे की कैसे ना हो। यह सोचकर सुबाई का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। उसे अपने पिछले जन्म की यादें थीं और उसके मन में तुरंत नौकरी छोड़कर भाग जाने का विचार आया। लेकिन उसने केवल सोचा, यदि उसने वास्तव में ऐसा किया तो वह मौत को बुलावा देने जैसा होता। इस युग में जियर एम्पर के पास अद्वितीय अधिकार था। वह दबंग और असीमित था और उसके द्वारा सौंपा गया काम भले ही तुम करना न चाहो, करना ही पड़ता। यदि आज नौकरी छोड़ी तो कल जेल में और परसों अंतिम संस्कार की दावत। यह जेलरों के बीच निजी तौर पर चुटकी में कहा जाने वाला एक मजाक था। नौकरी छोड़ना निश्चित रूप से संभव नहीं है। तो सुबाई का दिमाग तेजी से दौड़ा और फिर उसने आह भरी, मैं केवल मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत कर सकता हूँ। मार्शल दव का अभ्यास, फिजिक को मजबूत करना। इस तरह उसकी आयु स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी और मार्शल दव का अभ्यास ईवल काय को भी दबा सकता था और आत्मरक्षा कर सकता था। मेरे सस्ते गॉडफादर ने एक बार कहा था, यदि किसी की मार्शल दाव कल्टिवेशन एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाए तो वह ईवल काय से निर्भय हो सकता है और सभी रोगों से मुक्त हो सकता है। 100 वर्ष से अधिक जीना भी आसान है। इसके अलावा यदि ताकत हो तो भविष्य में जेल में अराजकता होने पर भी जीवित बचने की कुछ संभावना होती है। लेकिन यह सोचकर सुबाई केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। मार्शल दाव का अभ्यास करना कितना आसान है। वह जेल का एक छोटा सा जेलर था। उसे मार्शल दाव से संपर्क करने का लगभग कोई मौका नहीं मिलता था। साथ ही उसमें इन्नेट डिफिशिएंसी थी, खराब फिजीक और कमजोर शरीर। उसका आधार पहले से ही खराब था, इसलिए मार्शल दाव का अभ्यास करने की उसकी संभावना और भी कम थी। पहली बार मार्शल दाव का अभ्यास करने के लिए जब तक कोई जीनियस न हो, अन्यथा एक शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं केवल एक जेलर हूँ और मेरा कोई समर्थन नहीं है। एक मार्शल दाव एक्सपर्ट कहाँ जेल में आकर एक जेलर को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए खुद को नीचा दिखाएगा। सुबाई ने आत्मोपहास के साथ मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर आह भरी। धमाक! जब सुबाई चिंतित था, उसके आवास का लोहे का दरवाजा धकेल कर खोला गया। उस व्यक्ति को देखकर सुबाई को याद आया कि इस समय उसे इकट्ठा होना चाहिए था। ये व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था। सुबाई से बेहतर गुणवत्ता की जेलर वर्दी पहने हुए था। उसकी कमर से एक चमकीला ग्रेट जियर टोकन लटक रहा था। उसका कद काठी का, चौकोर चेहरा और गंभीर अभिव्यक्ति थी। अंकल दा! सुबाई ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि कुछ स्नेहपूर्वक पुकारा। अंकल दा, असली नाम लाइदा, उसके सस्ते गॉडफादर का अधीनस्थ था। सुबाई के जेल में आने के बाद वह लाइदा के अधीन काम कर रहा था। मैंने देखा कि तुम बहुत देर से इकट्ठा होने नहीं आए, इसलिए मैं देखने आया। अगर कोई बात नहीं है तो जल्दी से इकट्ठा होने चलो। लाइदा ने उसे एक नज़र देखा और फिर जल्दी करते हुए कहा, आज न्यू प्रिजन चीफ आने वाला है, इसलिए हम लापरवाह नहीं हो सकते। सुबाई ने जल्दी से लाइदा का पीछा किया और बाहर चल दिया। दोनों अंधेरे और नम गलियारे से गुजरे। सुबाई के पैर काले लाल, कुछ दुर्गंधयुक्त जमे हुए पानी में पड़े, जिससे टप टप की आवाज हो रही थी। कुछ देर बाद सुबाई लाइदा के पीछे पीछे असेंबली क्षेत्र में पहुंच गया। न्यू प्रिजन चीफ ने देर से आने वाले जेलरों को कोई परेशानी नहीं दी। वह भी जानता था कि जेलर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो काम सौंपे जाने थे वे सौंपे भी गए। उसके बगल में एक हरे वस्त्र में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक भूरी किताब थी। हाजिरी लेने के बाद न्यू प्रिजन चीफ ने कामों को व्यवस्थित रूप से बांट दिया। लाइदा! कुछ समय बाद कुछ मोटे ताजे न्यू प्रिजन चीफ ने अपनी भौहें रगड़ी। वह स्वयं लाइदा के पास आया और उसे काम सौंपा। काम मिलने के बाद लाइदा सुबाई को लेकर चला गया। आज के काम को पूरा करने की तैयारी में दोनों एक कुछ एकांत लोहे के कमरे में पहुंचे। कमरा गहरे लाल रंग से ढका हुआ था, जंग से धब्बेदार। यह एक परित्यक्त कोठरी थी। लाइदा ने सुबाई को कोठरी में रहने को कहा, जबकि वह स्वयं कुछ काम के लिए बाहर गया। कुछ ही देर में लाइदा वापस आया। उसके हाथ में एक कैदी था जो बुरी तरह घायल था और मृत्यु के कगार पर था।
जिसने खून से सने जेल के कपड़े पहने हुए थे उस व्यक्ति को लायदा ने अंदर खींचा और सुबाई के पैरों पर लापरवाही से फेंक दिया। इसका यह तो बहुत दयनीय है। दीवार पर लगी रोशनी से सुबाई ने उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति स्पष्ट रूप से देखी। उसके हाथ पैर काट दिए गए थे, आंखें निकाल ली गई थीं, जीभ कटी हुई थी और कान हटा दिए गए थे। यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा भी बड़े हिस्से में सड़ गया था। सिर से पांव तक उसके शरीर पर कोई अच्छी जगह नहीं बची थी। यह लो, तुम इस व्यक्ति को ग्रेट बिंग जेल की कोठरी नंबर 13 में ले जाओ। लायदा ने एक जंग लगी तांबे की चाबी सुबाई को फेंकी और फिर निर्देश दिया। अपने मन में यादों की समीक्षा करने के बाद सुबाई इस प्रक्रिया से परिचित था। उसने उस मरते हुए कैदी को उठाया। एक दुर्गंधयुक्त बासी बदबू उसके चेहरे पर आई। मतली को दबाते हुए सुबाई ने उसके कंधों को कसकर दबोचा। उसे खींचते हुए वह आगे बढ़ा। रास्ते में सुबाई को अचानक तीव्र चक्कर का एहसास हुआ। तुरंत बाद गहरे लाल लोहे की जंजीरों में लिपटा एक काला कढ़ाई उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। चैप्टर 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करना और बॉडी रिफाइनिंग रेल्म 1। चैप्टर 2 ऑब्टेनिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स एंड बॉडी रिफाइनिंग रेल्म 1। यह अचानक प्रकट हुआ काला कढ़ाई के मुंह से शानदार नीली चमक निकली। तुरंत बाद यह चमक इकट्ठी हो गई। एक चित्र तेजी से प्रकट हुआ। चित्र में एक मजबूत व्यक्ति था जिसकी पीठ बाघ की तरह और कमर भालू की तरह थी। वह भयानक और दुष्ट दिख रहा था। क्रिमिनल लिन हु, सिन ग्रेड 1 स्टार, स्ट्रेंथ प्रोफाउंड रेल्म 3, स्टेटस नियर डेथ इम्प्रिजन्ड, सप्रेशन पार्टिसिपेशन 3%, रिवॉर्ड 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स /आवे। चित्र के दाईं ओर चांदी की रोशनी से चमकती पैटर्न की एक पंक्ति थी। सुबाई ने बेपरवाही से एक पैटर्न पर क्लिक किया। फिर उसकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। लिनहू अपनी कल्टिवेशन के बल पर आम लोगों को धमका रहा था। उसने दूसरे पैटर्न पर क्लिक किया। उसमें लिनहू एक ईमानदार आम आदमी को पीट पीट कर मार रहा था, उसकी पत्नी को छीन रहा था और कमरे में गंदे काम कर रहा था। अच्छा, वह तो एक व्यभिचारी है। सुबाई का गुस्सा भड़क उठा और वह खुद को रोक नहीं सका। यह देखकर सुबाई ने लिनहू को जोर से लात मारी। बाद वाला दर्द से कराहते हुए उठा, आंसुओं के साथ विलाप कर रहा था। रोना बंद करो, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। सुबाई ने फिर उसे कुछ और लातें मारी। आखिरी लात उसके नष्ट हो चुके निचले हिस्से पर पड़ी, जिससे लिनहू को असहनीय पीड़ा हुई। यह मेरा गोल्डन फिंगर होना चाहिए। गुस्सा निकालने के बाद सुबाई ने अपने सामने इस रहस्यमय काले कढ़ाई का अवलोकन करना शुरू किया। कुछ क्षण बाद सुबाई को कुछ समझ आया। यह एक सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन था। जब तक यह कोई अपराधी था जिसके पास पाप था और जिसके दमन में सुबाई ने भाग लिया था, उसे सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन पर दर्ज कर लिया जाता था। और ये अपराधी अपनी स्वयं की ताकत, अपने द्वारा किए गए पापों की गंभीरता और उनके दमन में सुबाई की भागीदारी की डिग्री के आधार पर उसे अलग अलग पुरस्कार प्रदान करते थे। इस बार लिनहू के दमन में मेरी भागीदारी 3% है। पुरस्कार हर घंटे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। इसके बाद सुबाई ने अंतिम कॉलम में पुरस्कार को घूरा। उसकी दृष्टि एक्सपीरियंस पॉइंट्स शब्दों पर टिकी रही। ट्रांसमाइग्रेशन सेना के सदस्य के रूप में सुबाई एक्सपीरियंस पॉइंट्स के कार्य को स्वाभाविक रूप से समझता था। यह चीज उसे अपने रेल्म में ब्रेक थ्रू हासिल करने में मदद कर सकती थी। सीधे शब्दों में कहें तो सुबाई बस वहीं लेटे लेटे आलस करके मजबूत हो सकता था। इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स को मोटे तौर पर बॉडी रिफाइनिंग, प्रोफाउंड, काइसी, डिवाइन पावर, ट्रांसेंडेंट में विभाजित किया गया है। इससे आगे के रेल्म्स के बारे में सुबाई बहुत स्पष्ट नहीं था। इस बार मैं केवल लिनहू को कैद करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए मेरी दमन भागीदारी बहुत कम है, केवल 3%। अगर मैंने पूरी प्रक्रिया में स्वयं लिनहू को दबाया होता तो मेरी दमन भागीदारी काफी बढ़ सकती थी, शायद 100% तक पहुंच सकती थी। और पुरस्कार, यह सोचकर सुबाई का चेहरा खिल उठा। हालांकि वह नहीं जानता था कि पूर्ण दमन भागीदारी का पुरस्कार क्या होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से वर्तमान पुरस्कार से बहुत बेहतर होता। बेशक उसके पास वर्तमान में कोई कल्टिवेशन नहीं थी। प्रोफाउंड रेल्म 3 के लिनहू की तो बात ही छोड़, यहाँ तक कि बॉडी रिफाइनिंग रेल्म के किसी मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई जल्दी नहीं, मैं बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकता, एक एक कदम चलता हूँ, चूंकि मैं लेटे लेटे आलस करके मजबूत हो सकता हूँ। एक्सपीरियंस पॉइंट्स का उपयोग करके पहले अपनी मार्शल कल्टिवेशन सुधारना प्राथमिकता है। जहाँ तक दमन भागीदारी की बात है, एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो यह स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। सुबाई काले कढ़ाई के प्रकट होने से अहंकारी या गर्वित नहीं हुआ। अपना लक्ष्य स्पष्ट करने के बाद सुबाई ने अपनी भावनाओं को शांत किया। फिर लिनहू को घसीटते हुए वह आगे बढ़ता रहा। हा ओल्ड लाई, तुम फिर हार गए। शराब भरो, मेरे लिए भरो। काम खत्म करने के बाद
पूछताछ कक्ष में कई बड़े जेलर हंसते हंसाते शराब पीते और अंगुलियों का खेल खेल रहे थे। जेलर का काम कठिन था और जेल में मनोरंजन के बहुत साधन नहीं थे, इसलिए जब वे खाली होते जेलर मौज मस्ती के लिए शराब पीते। इस पर वार्डन कुछ नहीं कहते। आखिरकार अगर कोई अपनी भावनाओं को लगातार तनाव में रखे तो उसकी मानसिक स्थिति में अंततः समस्या आ ही जाती। इसके अलावा एक अत्यंत खराब और दमनकारी वातावरण वाली जेल में अगर वे मनोरंजन के माध्यम से अपने दिल का दबाव नहीं निकालते तो कई जेलर टिक नहीं पाते। और लायदा स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। सुबाई को अंदर आते देख लायदा ने बेपरवाही से शराब की एक बोतल उसकी ओर फेंकी और फिर पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? सुबाई ने तेज शराब ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और फिर लायदा ने उसे और परेशान नहीं किया। वह फिर कुछ नंगेधर साथियों के साथ शराब पीने और अंगुलियों का खेल खेलने में लग गया। सुबाई ने विशाल कमरे में थोड़ी शांत जगह ढूंढी। वह ठंडे लोहे की स्टूल पर बैठा और फिर शराब की बोतल खोली। उसने सिर पीछे करके शराब का एक घोंट पिया। शराब तीखी और आग की तरह थी। सुबाई की छाती में भर गई। इसने उसके शरीर पर जमी कुछ ठंडक भी दूर कर दी। दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी हरी शराब की बोतल पर टिमटिमा रही थी। सुबाई ने बोतल को हल्के से पकड़ा और फिर अपने मन में सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन की जांच की। इस बार सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन पर जो छवि दिखाई दी वह अब दबाए गए लिनहू की नहीं बल्कि सुबाई की अपनी जानकारी थी। कॉल्ड्रन मास्टर सुबाई फ्रेल रेल्म नॉन 0/100 कल्टिवेशन टेक्निक नॉन स्टॉर्ड एक्सपीरियंस पॉइंट 5। उसकी जानकारी बहुत सरल थी। मूल रूप से वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था जो अविशेष बिना कल्टिवेशन का और कुछ बीमार शरीर वाला था। लिनहू को कैद किए हुए 1 घंटा बीत चुका था, इसलिए सुबाई को 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का पुरस्कार मिला था। हर घंटे का पुरस्कार 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। जब तक 20 घंटे बीत जाएंगे मैं 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा कर पाऊंगा। इस तरह मुझे बॉडी रिफाइनिंग रेल्म 1 में ब्रेक थ्रू करने में सक्षम होना चाहिए। सुबाई ने अपने मन में अनुमान लगाया। बेशक वह जल्दी में नहीं था। आखिरकार उसे बस वहीं लेटे लेटे आलस करना था। लायदा सहित उनके 1 दर्जन से अधिक लोगों का समूह एक क्षेत्र का प्रभारी था। यह दर्जनों प्रिजन ब्लॉक CS थे और प्रिजन ब्लॉक CS में कैद अपराधी आमतौर पर बहुत मजबूत नहीं होते थे। सुरक्षा के मामले में यह स्थिर माना जाता था। हर दिन नए अपराधियों को प्राप्त करने और उन्हें कैद करने के अलावा वे बस उन्हें कुछ खाने को देते जब तक वे भूख से न मर जाए। इसके अलावा मूल रूप से और कुछ नहीं करना होता था। यह काफी आरामदायक था। दोपहर के करीब सुबाई ने खाना ले जाकर 1 दर्जन से अधिक कैदियों को वितरित किया। जहां तक खाने के स्वाद की बात है यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसे केवल दुर्गंधयुक्त कूड़े से थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। सुबाई के पास पूरी दोपहर करने को कुछ नहीं था। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि नए कैदी भेजे जाएंगे। दुर्भाग्य से शाम की ड्यूटी बदलने तक एक भी नया कैदी नहीं आया। उसने लायदा के साथ कुछ देर गश्त की, फिर अपने आवास पर लौटा और बिस्तर पर जाते ही सो गया। अगले दिन सुबाई का काम सरल और आसान बना रहा। हालांकि अभी भी कोई नया अपराधी कैद नहीं किया गया। शाम को सुबाई अपने आवास पर लौटा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपनी सूचना पट्टी पर देखा कि संग्रहीत एक्सपीरियंस पॉइंट्स 100 तक पहुंच गए थे। सुबाई ने गहरी सांस ली, फिर उसने सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अपने रेल्म पर उपयोग कर दिया। उसे केवल डिंग की ध्वनि सुनाई दी। मूल प्रदर्शन रेल्म नॉन 0/100 बदलकर रेल्म बॉडी रिफाइनिंग रेल्म 1/200 हो गया। चैप्टर 3 एक और एक्सपीरियंस मॉन्स्टर आ गया। चैप्टर 3 अनदर एक्सपीरियंस मॉन्स्टर हैज अराइव्ड। तुरंत ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह सुबाई के अंगों और हड्डियों में भर गया। यह अजीब अनुभूति जल्दी आई और जल्दी चली गई। उसके रेल्म ब्रेक थ्रू के बाद सुबाई ने खुद को तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस किया। गप अगले ही पल सुबाई को खांसी आई। उसने काले रंग की मिली हुई खून की एक थूकी निकाली। ये ग्रेट ज़िया प्रिजन में लंबे समय तक रहने और ईवल का एक क्षरण का परिणाम था। अब उसके शरीर के अंदर की बीमारी दूर हो गई थी। सुबाई ने अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस किया, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी बहुत आसान हो गई थीं। उसके दिल का भारी पत्थर आखिरकार उतर गया था। कॉल्ड्रन मास्टर सुबाई रेल्म फर्स्ट लेयर ऑफ बॉडी रिफाइनिंग 0/200 कल्टिवेशन टेक्निक नॉन स्टॉर्ड EXP 0 पॉइंट्स। उसने फिर से अपनी जानकारी देखी, फिर उसने एक मुस्कान प्रकट की। इस समय उसके नाम के पीछे फ्रेल शब्द पहले ही गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि सुबाई का शरीर अब सामान्य स्थिति में आ गया था। यह सोचकर सुबाई उठ खड़ा हुआ। उसने थोड़ी तंग कमरे में अपने अंगों को फैलाया। अपने पिछले जन्म में सुबाई के शरीर में कई पुरानी बीमारियां थीं, इसलिए वह गहराई से समझता था कि स्वस्थ शरीर कितना महत्वपूर्ण है। मेरी ताकत 2 गुने से अधिक बढ़ गई है और यहाँ तक कि मेरी गति भी काफी बढ़ गई है। मार्शल डाओ कल्टिवेशन
वास्तव में अद्भुत है। वार्म अप करने के बाद सुबाई ने प्रसन्नता का भाव दिखाया। यह तो मार्शल दाव में केवल प्रारंभिक कदम है। अगर भविष्य में मेरी कल्टिवेशन बहुत गहन स्तर पर पहुंच जाए, मुझे आश्चर्य है कि वह दृश्य कैसा होगा। सुबाई एक सामान्य नश्वर से बॉडी रिफाइनिंग की पहली परत में प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर इसमें केवल 20 घंटे लगे थे। कई लोगों की नज़र में यह गति बहुत आश्चर्यजनक थी। यह बस उनकी समझ से परे थी। अगर वह इसे कहता तो यह सभी को चौंका देता, यह सोचकर कि सुबाई कोई अविश्वसनीय जीनियस था। बेशक सुबाई कोई जीनियस नहीं था, वह एक धोखेबाज था। और यह सब अद्भुत सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन की बदौलत था। जब तक वह जेल में रहा, सुबाई बस लेटे लेटे मजबूत हो सकता था। जब तक वह चुपचाप विकसित हुआ और कुछ समय सहा, भविष्य में सर्वोच्च पूर्वज बनना आसान काम होगा। फिर उसने एक और बात सोची। मार्शल दाव का अभ्यास जीवन को लंबा भी कर सकता है और आयु बढ़ा सकता है। इस तरह अमरता की तलाश इतनी दूर की बात नहीं लगती। आमतौर पर मार्शल दाव कल्टिवेशन में एक मार्शल आर्टिस्ट की कल्टिवेशन जितनी ऊंची होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। हालांकि सुबाई नहीं जानता था कि अमरता और अजेयता प्राप्त करने के लिए किस मार्शल दाव रेल्म तक पहुंचना होगा, लेकिन उसके पास सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें आत्मविश्वास था। मुझे नए कैदियों को लगातार दबाना होगा और सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन को उन्हें समाहित करने देना होगा, तभी मैं अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता हूँ। सुबाई ने अनंत विशाल सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन को देखा, उस छोटे मुश्किल से दिखने वाले प्रकाश के कण को, और अपने मन में बड़बड़ाया, यह छोटा प्रकाश कण सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन द्वारा लिनहू को समाहित करने का उत्पाद था। जहां तक नए अपराधियों को दबाने की बात थी, उसमें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुबाई को अभी भी अच्छी तरह से तैयारी करनी थी। खाने का समय। एक सुबह सुबाई ने बदबूदार खाना ले जाया, एक लोहे का करछुल लिया और जंग लगी लोहे की खिड़की पर थपथपाया। झोडे, छोटे भाई, मुझे थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। यह बूढ़ा भूख से मरने वाला है। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल भूरे थे और शरीर पर गंदे कीड़े रेंग रहे थे, रेंगता और लौटता हुआ। उसने अपना चेहरा लोहे की खिड़की से कसकर चिपका लिया, आंखों में आंसू लिए भीख मांग रहा था। बस एक करछुल और नहीं। सुबाई ने नियमों का पालन किया। उसने एक करछुल कहा तो वास्तव में लोहे का करछुल लिया। काली लकड़ी की बाल्टी से उसने चिपचिपा दुर्गंधयुक्त भोजन का एक करछुल निकाला जो किसी अज्ञात चीज से बना था। उसने बूढ़े आदमी के छोटे टूटे हुए कटोरे में डाल दिया। फिर वह लकड़ी की बाल्टी लेकर बूढ़े आदमी की हताश प्रार्थनाओं को अनसुना करते हुए अगली कोठरी की ओर बढ़ा। मजाक कर रहे हो? लगभग हर कोई जो ग्रेट जिया प्रिजन में बंद था एक खलनायक था जिसने जघन्य अपराध किए थे। इस समय जो कमजोरी, प्रार्थना और पश्चाताप वे दिखा रहे थे, वह सिर्फ पकड़े जाने का पछतावा था। यह वास्तविक पश्चाताप नहीं था। इसलिए सुबाई स्वाभाविक रूप से इन चीजों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता था। वह तो चाहता था कि ये मानवाकार चीजें जल्दी मरे। कुछ देर बाद सुबाई लकड़ी की बाल्टी लेकर अगली कोठरी में पहुंचा। लिन येबाई, स्थानीय अधिकारी। किए गए अपराध: जनता पर अत्याचार, स्वभाव से विलासी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। उसने अपनी जेब से एक छोटी पुस्तिका निकाली और फिर जेल में बंद अपराधियों की जानकारी पलटी। अच्छे भगवान, एक छोटा 9वें दर्जे का तिल अधिकारी 10,000 चांदी के सिक्के चुरा सकता है। इस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को देखकर सुबाई ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। यह पुस्तिका लायदा ने उसे दी थी। इसका उपयोग अपराधी की जानकारी की तुलना और खोज करने के लिए किया जा सकता था। सुबाई ने उस अधिकारी के लिए काला भोजन का एक करछुल निकाला जो लगभग भूख से मर रहा था। फिर वह अगली कोठरी में आया। यह कोठरी कुछ खास थी और उसमें बंद व्यक्ति मुर्दे कुत्ते की तरह जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। सुबाई उसे बिल्कुल नहीं जगा पा रहा था। फूल तोड़ने वाला चोर सन हेफेंग क्वेह काउंटी से किए गए अपराध: एक दिन में अमीर परिवारों की 13 बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। पुस्तिका में दर्ज सामग्री को देखकर सुबाई स्तब्ध रह गया। फिर उसने एक नज़र देखा। इस फूल तोड़ने वाले चोर का निचला हिस्सा हम जा चुका था। ये देखकर कि वह उसे जगा नहीं सका, सुबाई ने बेपरवाही से भोजन का एक करछुल निकाला, कटोरे में डाला और फिर अगली कोठरी की ओर चल दिया। इसी तरह सुबाई ने पूरे क्षेत्र में बंद अधिकांश अपराधियों को पहचान लिया और इन लोगों ने जो किया था वह मूल रूप से जघन्य था। उन सभी को खलनायक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधे घंटे बाद सुबाई काफी हल्की हुई लकड़ी की बाल्टी लेकर सिगरेट क्षेत्र में पहुंचा। एक काफी खास कोठरी, लोहे की कोठरी के अंदर एक अस्तव्यस्त आदमी जमीन पर बैठा था। उसके लंबे खून से सने बालों ने उसका चेहरा ढंक रखा था। सुबाई ने पुस्तिका निकाली और उस व्यक्ति की जानकारी देखी। लोंग जिंगयन। यह नाम देखकर सुबाई स्पष्ट रूप से जान गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण था।
एक बार एक सेनापति जिसने देश की रक्षा की, बहुत योग्यताएं किए गए अपराध विद्रोह करने के लिए सेना खड़ी की। सुबाई स्तब्ध था, उसे नहीं पता था कि क्या इस व्यक्ति की योग्यताएं स्वामी पर हावी हो गई थीं और उसे फंसाया गया था, या क्या उसने वास्तव में विद्रोह करने के लिए सेना खड़ी की थी। बेशक इसका सुबाई से कोई लेना देना नहीं था। एक करछुल भोजन निकालने के बाद सुबाई चला गया। अंत में सुबाई अपने द्वारा विशेष रूप से बचाए गए भोजन को लेकर लिनहू की कोठरी में पहुंचा। तुम अभी नहीं मर सकते, उसने लिनहू को देखा, जो कोठरी के अंदर फूट फूट कर रो रहा था और बचा हुआ सारा खाना उसके लिए छोड़ दिया। अगर यह एक्सपीरियंस मॉन्स्टर लिनहू मर गया तो इसका मतलब था कि उसके पुरस्कार बंद हो जाएंगे। जब तक उसका रेल्म गहन न हो जाए तब तक मरना भी ठीक होगा। यह बहुत अच्छा होता अगर नए अपराधी आते। अपना काम खत्म करने के बाद सुबाई ने सरलता से सफाई की और कुछ उदासी के साथ कहा, इन कोठरियों में बंद अपराधी, शायद इसलिए क्योंकि सुबाई ने उनके दमन में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्हें सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन द्वारा समाहित नहीं किया गया था और उसे बॉडी रिफाइनिंग की दूसरी परत तक पहुंचने के लिए अभी भी 200 EXP पॉइंट्स की आवश्यकता थी। अकेले लिनहू पर निर्भर रहकर उसे 40 घंटे खर्च करने पड़ते। मुख्य बात यह थी कि जितना आगे वह बढ़ता उतने अधिक EXP पॉइंट्स की आवश्यकता होती। एक लिनहू बस उसकी EXP जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। दोपहर तक सुबाई को अचानक लाइदा ने बुलाया, जिसने उसे जल्दी से पूछताछ कक्ष में आने को कहा। सुबाई को एहसास हुआ कि नए अपराधी आ गए हैं, एक और एक्सपीरियंस मॉन्स्टर आ गया है। सुबाई का चेहरा खुशी से खिल उठा, उसने अपनी गति भी बढ़ा दी। चैप्टर 4 फूल तोड़ने वाली तलवार लाइमो। चैप्टर 4 फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमो। रास्ते में सुबाई ने कुछ अपरिचित चेहरों वाले जेलरों को देखा। वे काफी युवा लग रहे थे। सुबाई से भी छोटे उनके कोमल चेहरों पर चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। वे नए भर्ती किए गए जेलर होंगे, सुबाई ने सोचा, लेकिन उसने उन जेलरों से बात नहीं की। कुछ देर घूमने के बाद सुबाई इंटेरोगेशन रूम बिंग 17 में पहुंचा। पूछताछ कक्ष के अंदर का वातावरण कुछ भारी था। नीले रंग का जमा हुआ पानी दीवारों से टपक रहा था, जिससे टप टप की आवाज हो रही थी। पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते ही सुबाई ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लाल लोहे की जंजीरों से कसकर जकड़ा हुआ देखा। यह व्यक्ति खून से सने लोहे की कुर्सी पर बैठा था। वह चुप था, उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी, उसका चेहरा पतला और धंसा हुआ था। उसका शरीर केवल हड्डियों और चमड़े का था। उस पर नीले बैंगनी चोट के निशान थे, घाव पक रहे थे और कीड़े उन्हें कुतर रहे थे। उसकी कलाइयों पर 2 संकरी लोहे की जंजीरें, एक काली और एक लाल, उसके मांस और हड्डी में गहराई तक चुभ गई थीं। जंजीरें उसकी गर्दन तक फैली हुई थीं। उसके गले को कसकर जकड़े हुए काले और लाल रंग का खून फर्श पर बिखरा हुआ था। एक दृश्य जिसे देखना बहुत भयानक था। अंकल दा। इस समय पूछताछ कक्ष में कुछ जेलर पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। सुबाई ने लाइदा को ढूंढा, उसके सामने आया और धीरे से बोला। लाइदा ने सिर हिलाया, उसे पहले एक तरफ खड़े रहने को कहा। नए वार्डन के आने की प्रतीक्षा में कुछ ही देर में मोटा ताजा वार्डन अंदर आया। वह एक काली यातना देने वाली वस्तु ले रहा था, जो सुबाई ने पहले कभी नहीं देखी थी। किसने सोचा था कि कैदी जो ईमानदार और चुप था, वार्डन को अंदर आते देखते ही आंखें दिखाकर गुस्से से गरजेगा। कुत्ता! उसने अपने हाथ भींचे, जिससे ताजा लाल खून बहने लगा। उसकी आवाज कैसे भरी हुई थी, चारों ओर हिला रही थी। मोटे वार्डन ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा, जैसा कि आप जांघू के प्रसिद्ध फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू से उम्मीद कर सकते हैं, ब्लैक ब्लड चेन्स द्वारा छेदे जाने के बाद भी आपकी ताकत बहुत कम नहीं हुई है। फिर उसने अपने बगल के जेलरों को आदेश दिया, कोई है, इसे यूनक चेन द्वारा हाल ही में शोधित नई यातना देने वाली वस्तु को आजमाने दो। इतना कहने के बाद 2 मजबूत और भयंकर दिखने वाले जेलर तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने आदरपूर्वक वार्डन से काली यातना वस्तु ली और फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू को घेर लिया। क्योंकि दृश्य बहुत खूनी था और पूछताछ का समय लंबा था, सुबाई जैसे युवा जेलरों को बाहर निकाल दिया गया। सुबाई ने यातना और जबरन स्वीकारोक्ति के विशिष्ट दृश्य नहीं देखे। जैसे ही वह पूछताछ कक्ष से बाहर निकला, अंदर से फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू के गालियों और दहाड़ की आवाज आ रही थी। हालांकि चीखें ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंदर से आने वाली चरमराने की आवाज, साथ ही यातना के मांस और खून पर पड़ने की अनोखी आवाज ने सुबाई को ठंडक का एहसास कराया। मुझे आश्चर्य है कि इस व्यक्ति ने क्या पाप किया है। यह वास्तव में दयनीय है, सुबाई ने अपने मन में आह भरी। बेशक उसे इस व्यक्ति के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं थी। जिन अपराधियों की वार्डन स्वयं पूछताछ करता था, वे आमतौर पर गहन पाप वाले लोग होते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह पूछताछ मेरी भागीदारी के रूप में गिनी जाती है। सुबाई ने अपने मन में विचार किया। उसके बगल में एक युवा जेलर था,
जिसकी त्वचा कुछ कोमल थी, उसका चेहरा हल्का कांप रहा था। उसकी आंखों में थोड़ा डर झलक रहा था। उसके पैर कांप रहे थे लाइमू की चीखें सुनकर। वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। सुबाई उत्सुक था और उसने कुछ देर उससे बातचीत की। तब उसे पता चला कि इस व्यक्ति का नाम यिकिंग है, एक धनी युवक, एक अधिकारी का बेटा, क्योंकि वह विलासी, व्यभिचारी, अहंकारी और अवज्ञाकारी था। उसके अच्छे पिता ने स्वयं उसे इस जेल में इंटर्न जेलर बनने के लिए भेजा था। उद्देश्य उसके हाथ नेच को सुधारना था। स्पष्ट रूप से प्रभाव काफी अच्छा था। सुबाई पूछताछ कक्ष के बाहर लगभग 1 घंटे तक खड़ा रहा। उसके पैर खड़े खड़े सुन्न हो गए। फिर भी वार्डन बाहर नहीं आया था। क्या इस व्यक्ति का मून इतना कठोर है? सुबाई को कुछ आश्चर्य हुआ। आधे घंटे बाद मोटा ताजा वार्डन उदास चेहरे के साथ बाहर चला गया। सुबाई ने जल्दी से अपनी मुद्रा सीधी की और वार्डन को विदा किया। अगले ही पल लाइदा और कई अन्य ग्रेड ए जेलर भी थके हुए, बहुत बदसूरत अभिव्यक्तियों के साथ पूछताछ कक्ष से बाहर निकले। सुबाई, तुम और यिकिंग अंदर जाओ और उस व्यक्ति को प्रिजन सेल बिंग 19 में बंद करो। लाइदा सुबाई के पास आया, उसे एक तांबे की चाबी फेंकी और फिर हाथ हिलाकर निर्देश दिया। यह कहने के बाद वह अनुभवी जेलरों के समूह के साथ चला गया। सुबाई और उसके साथी ने सहमति जताई और तुरंत पूछताछ कक्ष में कदम रखा। इस समय पूछताछ कक्ष एक अत्यंत अप्रिय दुर्गंध और जली हुई गंध से भरा हुआ था। यह ऐसा था जैसे काला सुअर का मांस तेज आग पर भून रहा हो, जिससे एक बदबू आ रही थी। सुबाई ने कुछ देर खोजा, फिर फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू को पाया, जो सिकुड़ा हुआ था। उसका शरीर मुड़ा हुआ और पहचान से परे था, अपने पेट में उठ रही मतली को दबाते हुए। सुबाई और यिकिंग ने जल्दी से उस व्यक्ति को खींचकर प्रिजन सेल बिंग 19 में पहुंचाया। अपने आवास पर लौटने के बाद सुबाई ने तुरंत अपने मन में सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन की जांच की। क्रिमिनल लाइमू, सिन ग्रेड 2 स्टार्स, रेल्म तोंगशुअन 9th लेयर, स्टेटस नियर डेथ इम्प्रिजन्ड, सप्रेशन पार्टिसिपेशन 1%, रिवॉर्ड 15 एक्सपीरियंस पॉइंट/आवर। फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू की छवि जानकारी के बगल में चांदी की रोशनी से चमकती पैटर्न की एक कॉलम भी थी। उस पर क्लिक करने के बाद सुबाई को अंततः समझ आया कि फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू ने कौन से अपराध किए थे और उसे फ्लावर शटरिंग ब्लेड क्यों कहा जाता था। ये व्यक्ति स्वभाव से खून का प्यासा था। अपनी कम कल्टिवेशन पर निर्भर रहकर उसने ग्रेट ज़िये दिनस्ती भर में दर्जनों हत्या के मामले किए और पीड़ित अक्सर कुलीन यंग मिसेज होती थीं, जो बहुत सुंदर, प्रतिष्ठित और कोमल स्वभाव की होती थीं। उनके द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद इन पीड़ितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु की स्थिति बहुत भयानक थी, 5 घोड़ों द्वारा फाड़े जाने के बराबर। धत सुबाई गुस्से से खुद को नहीं रोक सका। वह केवल यह कह सकता था कि इस चीज को अभी जो सजा मिली थी वह थोड़ी बहुत हल्की थी। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद सुबाई ने पुरस्कार कॉलम को देखा। फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू की कल्टिवेशन लिनहू से ऊंची थी, इसलिए उसने सुबाई को स्वाभाविक रूप से उच्च पुरस्कार दिया। अब मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट पुरस्कार जोड़कर 20 पॉइंट्स प्रति घंटा है। इस तरह मुझे अपने रेल्म में अगला ब्रेक थ्रू करने के लिए केवल 10 घंटे चाहिए। एक सरल गणना करने के बाद सुबाई ने थोड़ी खुशी महसूस की। फ्लावर शटरिंग ब्लेड लाइमू के पुरस्कार के साथ इस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक समय पहले से भी कम था। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या मुझे पुरस्कार मिल सकते हैं यदि मैं पहले से ही कैद अन्य अपराधियों की पूछताछ में भाग लेता हूँ। इस समय सुबाई को अचानक यह बात सूझी, जो अपराधी पहले से कैद थे उनसे कभी कभी अनुभवी जेलर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछने के लिए पूछताछ करते थे और कुछ अनुभवी जेलर मनोरंजन की कमी और अंधेरी नम जेल में लंबे समय तक रहने के कारण उनकी मानसिकता में सूक्ष्म परिवर्तन आ जाते थे। वे अपराधियों पर यातना के उपकरणों से पूछताछ करने में आनंद ले सकते थे। यदि सुबाई इस तरह पुरस्कार प्राप्त कर सकता तो इससे उसके लिए सोचने का एक नया रास्ता खुल जाता। उसे पुरस्कार पाने के लिए केवल नए अपराधियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके बाद सुबाई और कई जेलरों ने जेल में आगे पीछे गश्त की। कई घंटों बाद गश्त का काम समाप्त हुआ और सुबाई अपने आवास पर लौट आया। देर हो चुकी थी, इसलिए सुबाई ने सफाई की और सो गया। जब वह उठा तो उसने तुरंत सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन की जांच की। इस समय उसके द्वारा संचित एक्सपीरियंस पॉइंट्स पहले ही 200 से अधिक हो चुके थे। पॉइंट्स जोड़ सुबाई ने अपने सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को एक साथ अपने रेल्म पर जोड़ दिया। बूम! पहली बार की तरह एक रहस्यमय ऊर्जा ने सुबाई के शरीर को भर दिया। इस ऊर्जा के फैल जाने के बाद सुबाई ने बॉडी रिफाइनिंग सेकंड लेयर में सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया। चैप्टर 5 पर्पल हेज ब्लेड टेक्निक मास्टरी। चैप्टर 5 पर्पल हेज ब्लेड आर्ट मास्टरी। अपने रेल्म में एक और ब्रेक थ्रू हासिल करने के बाद सुबाई ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि महसूस की।
उसका शरीर अंतहीन ऊर्जा से भर गया। बेशक सुबाई ये भी समझता था कि यह केवल रेल्म ब्रेक थ्रू द्वारा लाया गया एक भ्रम था। एक कॉप किक के साथ सुबाई बिस्तर से कूद गया। वह कमरे में इधर उधर घूमा, बिना किसी लय के मुक्के चलाए, फिर आगे पीछे दौड़ा। तभी उसने संतुष्ट महसूस करते हुए रुका। बॉडी रिफाइनिंग के पहले चरण की तुलना में मेरी ताकत और गति दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। अब मैं साधारण सड़क के गूंडों को दबाने के लिए काफी हूँ। बेशक वह केवल आम गूंडों और बिना कल्टिवेशन वाले अपराधियों को ही दबा सकता था। उसके पास अब केवल कच्ची ताकत थी, बिना किसी विशिष्ट मार्शल आर्ट्स कल्टिवेशन टेक्निक के। इसलिए उसकी तुलना अभी तक ठीक से प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट से नहीं की जा सकती थी। उसने अपने मन में अनुमान लगाया कि बॉडी रिफाइनिंग के दूसरे चरण के सभी मार्शल आर्टिस्ट्स में उसे सबसे कमजोर में से एक माना जाना चाहिए। बेशक वह मार्शल आर्ट्स कल्टिवेशन टेक्निक्स के मामले में जल्दी में नहीं था। जेल के अंदर कई मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जिनकी कल्टिवेशन गहन है। यहाँ तक कि अंकल दा के पास भी प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म के 9वें चरण की कल्टिवेशन है। ग्रेट ज़िया प्रिजन ने असंख्य अपराधियों को बंद कर रखा था। यदि पुराने जेलरों के पास मजबूत मार्शल आर्ट्स नहीं होते तो वे इन अपराधियों को कैसे दबा पाते। अंकल दा के अनुसार उन्होंने एक बार एक शक्तिशाली आयन सांड पाम पर भरोसा करके एक ही रेल्म के सभी दुश्मनों को बहा दिया था। मुझे अंकल दा से कुछ चालें सीखने का अवसर ढूंढना चाहिए। सुबाई का दिल उछल पड़ा और वह मुस्कुराया। हालांकि उसमें लाइदा के शेखी बघारने का भी तत्व था, फिर भी यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि लाइदा को अपने आयन सांड पाम पर काफी भरोसा था और उसमें कुछ कौशल अवश्य थे। सुबाई ने फिर अपनी स्वयं की जानकारी देखी और पाया कि बॉडी रिफाइनिंग के तीसरे चरण में ब्रेक थ्रू करने के लिए 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की खपत होगी। मेरी वर्तमान दक्षता पर मुझे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बचाने के लिए अधिकतम 15 घंटे लगेंगे, और यदि बॉडी रिफाइनिंग रेल्म कल्टिवेशन में प्रत्येक वृद्धि के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जोड़कर गणना करें। सुबाई ने एक सरल गणना की। अगर वह बॉडी रिफाइनिंग के 9वें चरण तक पहुंचना चाहता था तो इसमें अधिकतम आधे महीने से थोड़ा अधिक समय लगेगा। उसके बाद वह प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू की तैयारी कर सकता था। यह कल्टिवेशन गति अभी भी काफी तेज थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे अपनी काय को छिपाने की एक तकनीक सीखनी होगी। सुबाई का सिर थोड़ा साफ हुआ और वह अपने सामने उच्च गति की कल्टिवेशन दक्षता से बहकर नहीं गया। उसकी मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड खराब थी। अगर उसने इसे नहीं छिपाया तो एक बार खुलासा होने पर इस तरह की असामान्य कल्टिवेशन दक्षता संभवतः दूसरों में संदेह पैदा करेगी। वे सोच सकते थे कि उसने कुछ अजीब डीमोनिक टेक्निक का अभ्यास किया है या उसके शरीर पर कुछ राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। शायद ग्रेट ज़िया डीमन स्लेइंग डिवीजन के लोग उसे पकड़ने आ सकते हैं। यदि वह डीमन स्लेइंग डिवीजन द्वारा पकड़ा गया और अनुसंधान के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तो सुबाई के पास रोने का भी समय नहीं होता। चुप रहो, मुझे चुप रहना होगा। सुबाई ने गहरी सांस ली और अपने मन में बार बार खुद को चेतावनी दी। अपने पिछले जन्म में उसे मोबाइल गेम खेलना बहुत पसंद था और वह अक्सर मार्क्समैन खेलता था। वह सुरक्षित रहकर खेती करने के महत्व को गहराई से जानता था। 0-10 स्कोर के अपने पिछले रिकॉर्ड ने सुबाई को गहराई से चोट पहुंचाई, जिससे वह समझ गया कि सुरक्षित रहकर खेती करना सबसे महत्वपूर्ण था। अपनी खुद की ताकत स्पष्ट करने के बाद कुछ न करने पर सुबाई उठा और कमरे से बाहर निकलकर प्रिजन ब्लॉक सी क्षेत्र में गश्त करने लगा। यह देखकर कि लिनहू ठीक स्थिति में है, सुबाई ने सिर हिलाया। उसने दूसरे की लगातार प्रार्थनाओं को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। फिर वह उस कोठरी में पहुंचा जहां शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू को रखा गया था और अंदर देखा लाइमू कोने में सिकुड़ा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी, उसकी सांस कमजोर थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। सुबाई ने कुछ नहीं किया। जब तक लाइमू इस स्तर पर नहीं मरा तब तक ठीक था। बाद में जब उसका रेल्म ऊंचा होगा वह इस कल्टिवेशन एक्सपीरियंस पार्क को कभी भी फेंक सकता था। दिन पानी की तरह बीतते गए। उसकी उंगलियों के बीच से तुरंत फिसल गए। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में सुबाई की कमाई ना तो छोटी थी और ना ही बड़ी। कोई केवल यह कह सकता था कि सब कुछ हमेशा की तरह था। 7वें दिन जेल में एक नया अपराधी आया। कहा जाता था कि इस व्यक्ति ने कभी इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किया था और उसके पास काफी अच्छा ज्ञान था। हालांकि क्योंकि उसने ज़ियर एम्पर की खुलकर अवज्ञा की, अक्सर ऊंची आवाज में बात की, साथियों का खंडन किया और धनी व्यापारियों और शक्तिशाली रीसों की बुराई की, उसका आधिकारिक पद बार बार घटाया गया और अंत में उसे जेल में डाल दिया गया। सुबाई ने स्वयं उसे जेल में बंद किया और स्वाभाविक रूप से सिंक्लेंजिंग कॉलरन ने इस व्यक्ति को भी दर्ज कर लिया। लेकिन इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट्स कल्टिवेशन केवल बॉडी रिफाइनिंग के चौथे चरण में थी।
सुबाई के वर्तमान स्तर से भी कम जो पुरस्कार वह लाया वह न्यूनतम था 10 दिनों की AF के कल्टिवेशन के बाद। सुबाई की मार्शल आर्ट्स कल्टिवेशन सफलतापूर्वक बॉडी रिफाइनिंग के 7वें चरण में पहुंच गई। वह बॉडी रिफाइनिंग के 8वें चरण से दूर नहीं था, साथ ही इस व्यक्ति का पाप स्तर बहुत कम था, 1 स्टार से भी कम। इसलिए एक्सपीरियंस पॉइंट पुरस्कार केवल 3 पॉइंट्स प्रति घंटे था, जो दयनीय रूप से कम था। बेशक भले ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स पर्याप्त हों, सुबाई ने निकट भविष्य में प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में प्रवेश करने का इरादा नहीं किया था। बॉडी रिफाइनिंग रेल्म कल्टिवेशन आंखों में नहीं आती थी, लेकिन प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म अलग था। यह कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। एक काई छिपाने वाली कल्टिवेशन टेक्निक सीखने के बाद ब्रेक थ्रू करना उचित होगा। लाइमू खाने का समय। सुबह सुबह सुबाई एक लकड़ी की बाल्टी लेकर, जिससे अत्यंत खट्टी बदबू आ रही थी, शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू की कोठरी में पहुंचा और अंदर चिल्लाया। लाइमू जमीन पर गिरा पड़ा था, निश्चल मिट्टी के ढेर की तरह। सुबाई की पुकार का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। सुबाई का दिल धड़क गया। क्या वह मर गया? सुबाई ने भौहें तानी। है छोटे जेलर, मुझे लगता है कि यह आदमी सबसे अधिक संभावना मर गया है। उसका हिस्सा मुझे क्यों नहीं दे देते? पड़ोसी कोठरी में एक कैदी ने अपना गंदा और बदबूदार सिर बाहर निकाला। सुबाई को घूरते हुए मुस्कुराया, एक टूटा हुआ कटोरा पकड़े हुए। उसकी मुस्कान कुछ खौफनाक थी। सुबाई की अभिव्यक्ति हल्की बदली। उसने तुरंत अपने मन में सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन की जांच की। उसने वास्तव में पाया कि शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू की छवि धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोला और लाइमू के शरीर की जांच करने के लिए अंदर गया। तब उसे पता चला कि लाइमू का शरीर लगभग अकड़ गया था। स्पष्ट रूप से वह कुछ समय से मरा हुआ था। वह कल रात देर से मरा होगा। सुबाई ने भौहें तानते हुए अपने मन में आह भरी। कल रात सोने से पहले उसने देखा था कि लाइमू अभी भी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्रदान कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज सुबह मर चुका होगा। एक एक्सपीरियंस मॉन्स्टर खोना थोड़ा अफसोस की बात थी। उसने उसका पूरा उपयोग नहीं किया था। सुबाई ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और फिर इस मामले की सूचना लाइदा को दी। लाइदा ने यह सुनकर आश्चर्य नहीं दिखाया। वास्तव में जेल में कई अपराधी अपनी फांसी के दिन तक भी नहीं जीवित रहते थे। वे अपनी कैद के दौरान ही मर जाते थे और शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू पर इन 10 दिनों में बार बार यातना दी गई थी, लेकिन किसी कारण इस व्यक्ति ने कभी भी कोई रहस्य उजागर नहीं किया। अफसोस कि वह मर गया। लाइदा ने फिर सुबाई को उस कोठरी को साफ करने का निर्देश दिया जहां लाइमू रहता था। खाना देने और सफाई का काम खत्म करने के बाद सुबाई ने लगभग 1 घंटा बिताया। अपना काम खत्म करने के बाद सुबाई अपने आवास पर लौटा और अपने मन में सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन की जांच की। यह क्या है? शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू की छवि के गायब होने के बाद सुबाई ने सोचा कि दूसरा पक्ष उसे फिर कभी पुरस्कार नहीं देगा। अप्रत्याशित रूप से जहां लाइमू गायब हो गया था, वहां एक हल्का सफेद तारा बिंदु छोड़ गया था। क्या शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू द्वारा अपने जीवनकाल में अभ्यास की गई कल्टिवेशन टेक्निक्स में से एक को बेतरतीब ढंग से प्राप्त कर सकता है? क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? तारा बिंदु पर क्लिक करने के बाद सुबाई की आंखों के सामने एक विकल्प प्रकट हुआ। मुझे एक अप्रत्याशित आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। उपयोग करो। सुबाई प्रसन्न हुआ और जल्दी से उपयोग करना चुना। शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू अपने जीवनकाल में प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म के 9वें चरण का मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी कल्टिवेशन कमजोर नहीं थी और उसके पास कई कल्टिवेशन टेक्निक्स थीं। इसलिए सुबाई स्वाभाविक रूप से उनके लिए लालची था। उपयोग करना चुनने के बाद सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन पर विभिन्न आकारों और रंगों के साथ प्रकाश गोले दिखाई दिए। सुबाई ने बेतरतीब ढंग से एक बैंगनी प्रकाश गोला प्राप्त किया, जो उसके शरीर में समा गया। कॉल्ड्रन मास्टर को एक tier 3 मार्शल आर्ट पर्पल हेज ब्लेड आर्ट प्राप्त करने पर बधाई। बूम! अगले ही पल असंख्य कल्टिवेशन दृश्य सुबाई के मन में समा गए। दृश्यों में वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, लगन से अभ्यास कर रहा था, दिन रात तलवार का अभ्यास कर रहा था। कुछ क्षणों बाद दृश्य समाप्त हो गए। इसके बाद सुबाई की व्यक्तिगत जानकारी में मार्शल आर्ट्स कॉलम के अंतर्गत एक मार्शल आर्ट जोड़ दी गई। कल्टिवेशन टेक्निक पर्पल हेज ब्लेड आर्ट tier 3 ब्लेड आर्ट रेल्म में मास्टरी 2500/3000। चैप्टर 6 ईरी इविल मोंक सबको तुच्छ समझने वाला अहंकारी। चैप्टर 6 द ईरी इविल मंक आरोगेंट एंड डिस्डेनफुल ऑफ एवरीवन। यह एक तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट थी। इस दुनिया में सुबाई ने सीखा कि मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक्स 9 ग्रेड में विभाजित हैं। विशेष रूप से पहले से 9वें ग्रेड तक पहला ग्रेड सबसे निचला है और 9वां ग्रेड सबसे ऊंचा है। सुबाई के लिए एक तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट पहले से ही काफी अच्छी थी, जहां तक इस बात की कि 9वें ग्रेड से
ऊपर कोई बेहतर कल्टिवेशन टेक्निक्स थीं या नहीं, यह वर्तमान सुबाई के ज्ञान से परे था। मार्शल आर्ट्स रेल्म्स विशेष रूप से 6 प्रमुख चरणों में विभाजित है। इनिशियल ग्लिम्प्स, एंटरिंग द हॉल, स्मॉल सक्सेस, प्योर फायर, सुपरनैचुरल और रिटर्निंग द बेसिक्स। मेरी वर्तमान ब्लेड आर्ट रेल्म एंटरिंग द हॉल चरण में है। मुझे बस यह नहीं पता कि इसकी वास्तविक शक्ति क्या है। सुबाई ने एक तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट प्राप्त की थी और उसे एंटरिंग द हॉल चरण तक अभ्यास किया था, लेकिन उसे इस समस्या का सामना था कि उसके पास कोई ब्लेड टाइप वेपन नहीं था और उसने कभी वास्तव में इसका परीक्षण नहीं किया था। इस प्रकार वह इस तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट की विशिष्ट शक्ति नहीं जानता था, लेकिन उसने कल्पना की कि यह कमजोर नहीं होनी चाहिए। यह ब्लेड आर्ट सीखने के बाद मेरी वर्तमान ताकत को बॉडी रिफाइनिंग रेल्म के भीतर फॉर्मिडेबल माना जा सकता है। पर्पल हेज ब्लेड आर्ट में महारत हासिल करने के बाद सुबाई की ताकत में काफी वृद्धि हुई। वह अब केवल कच्ची ताकत वाला एक मजबूत आदमी नहीं रह गया था, और अब वह समझ गया था कि क्यों शातद फ्लाव ब्लेड लाई मुंह हर जगह तबाही मचा सकता था और समय पर गिरफ्तार नहीं हो सका था। एक तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट और अन्य उच्च दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक्स जो उसने अभ्यास की थी के साथ सामान्य प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट संभवतः वास्तव में उसे पकड़ नहीं सकते थे। केवल एक कैसी रेल्म एक्सपर्ट जो प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म से परे था के पास शातद फ्लावर ब्लेड लाइमू को पकड़ने की 100% निश्चितता हो सकती थी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए एक ब्लेड की व्यवस्था करनी होगी। कुछ क्षण सोचने के बाद सुबाई ने मन में सोचा, वास्तव में जेलरों के लिए ब्लेड्स रखना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। कई जेलर सभी प्रकार के वेपन से लैस थे। आखिरकार जेल में तरह तरह के डेवल हेड्स बंद थे और एक वेपन रखना कुछ हद तक अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। जब उसने पहली बार जेल में प्रवेश किया तो अंकल दा ने उल्लेख किया था कि उसे आत्मरक्षा के लिए एक वेपन से लैस होना चाहिए, लेकिन पिछले सुबाई का शरीर कमजोर था और वेपन ले जाने से केवल उसका बोझ बढ़ता। दैनिक श्रम के तहत उसे डर था कि वह और भी तेजी से मरेगा, इसलिए उसने मना कर दिया था। इसके अलावा उसका काम केवल गश्त करना और खाना खिलाना था, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला था, इसलिए वेपन न होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब हालात अलग थे। यदि उसके हाथ में ब्लेड होती तो सुबाई तीसरे दर्जे की ब्लेड आर्ट पर्पल हेज ब्लेड आर्ट का उपयोग कर सकता था। उसकी ताकत नंगे हाथों की तुलना में बहुत अधिक होती। वो है, तुम ब्लेड रखना चाहते हो? जब सुबाई ने अपने विचार व्यक्त किए तो लाइदा कुछ आश्चर्यचकित हुआ। बेशक उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बेपरवाही से अपने वेपन कैबिनेट से एक काली लोहे की ब्लेड निकाली और सुबाई को दे दी। यह लो, यह ब्लेड कोई उच्च गुणवत्ता की नहीं है, लेकिन यह आत्मरक्षा के लिए काफी है। यह लोहे की ब्लेड वह वेपन था जिसका उपयोग उसने तब किया था जब वह पहली बार जेलर बना था। बाद में जब उसे पदोन्नति मिली तो उसने एक बेहतर वेपन प्राप्त किया और इस लोहे की ब्लेड को वेपन कैबिनेट में एक स्मृति चिन्ह के रूप में रख दिया। चूंकि सुबाई ब्लेड रखना चाहता था, उसने बस यह ब्लेड उसे दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल दा। ब्लेड लेकर सुबाई उत्साहित था और जल्दी से धन्यवाद दिया। अपने आवास पर लौटने के बाद यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, सुबाई ने तुरंत कमरे में पर्पल हेज ब्लेड आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी आकृति नृत्य कर रही थी, निगल की तरह हल्की, और उसके हाथ में लोहे की ब्लेड एक शानदार बैंगनी चमक से खिल उठी। ब्लेड आर्ट अत्यंत तीक्ष्ण थी। एक सरल प्रदर्शन के बाद सुबाई इस ब्लेड आर्ट से काफी संतुष्ट था। पर्पल हेज ब्लेड आर्ट के साथ उसकी आत्मरक्षा क्षमता में एक बार फिर सुधार हुआ। दिन चुपचाप बीतते गए, पानी की तरह बहते रहे। 10 दिन बाद सुबह सुबह है, सुबाई खाने की बाल्टी लेकर कैदियों को खाना खिलाने गया। वह एक ऐसी कोठरी में पहुंचा जिससे वह अपेक्षाकृत परिचित था। जैसे ही वह कटोरे में खाना डालने के लिए झुका, इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड के साथ तुम्हें इस जेल में नहीं रहना चाहिए। धूल में ढनका एक मोती लोहे की कोठरी के अंदर अस्तव्यस्त बालों वाले लोंगजिंगयन ने अचानक बात की। उसने खून से लथपथ आंखों से घूरते हुए सीधे सुबाई को देखा। उसने एक विशेष सीक्रेट टेक्निक का अभ्यास किया था जो दूसरों के विशिष्ट रेल्म्स को देख सकता था। उसने पाया कि सुबाई की ब्रेक थ्रू स्पीड बहुत तेज थी। अपने जीवन की सभी लड़ाइयों में उसने कभी इतनी प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखी थी। इस व्यक्ति ने वास्तव में मेरी कल्टिवेशन को देख लिया। यह सुनकर सुबाई के दिल में एक झटका लगा। तार्किक रूप से बॉडी रिफाइनिंग रेल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट, जब तक वह इसके बारे में बात नहीं करता, बाहरी रूप से एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखता और कोई उसके विशिष्ट कल्टिवेशन लेवल को बिल्कुल नहीं देख सकता। केवल अनुभव के आधार पर अनुमान लगा सकता है, जब तक कोई प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म या उससे ऊंचे रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता।
ट्रूकाई जारी करने में सक्षम होता है, तब कोई मार्शल आर्टिस्ट के कल्टिवेशन लेवल को उसकी ऑरा की ताकत से सहज रूप से देख सकता है। यही कारण था कि सुबाई प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता था। फिर भी उसके सामने लोंग जिंगयन एक नज़र में उसकी गहराई देख सकता था स्पष्ट रूप से। इस व्यक्ति ने एक बहुत ही विशेष कल्टिवेशन टेक्निक का अभ्यास किया होगा। मुझे बाहर निकालने में मदद करो और मैं तुम्हें विशाल संसाधन दूंगा, तुम्हें उच्च दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक्स प्रदान करूंगा, धन और प्रतिष्ठा दूंगा और तुम्हें कैसी रेल्म तक पहुंचने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? लोंग जिंगयन ने उसे लुभाते हुए कहा। सुबाई ने लोंग जिंगयन की बातों को अनसुना कर दिया। क्या मजाक है? जब तक वह जेल में रहा और धीरे धीरे आलस करके मजबूत होता रहा, उसे जोखिम लेने की क्या आवश्यकता थी? यह तो अलग बात है कि लोंग जिंगयन की बातें विश्वसनीय थीं या नहीं। भले ही उसकी बातें पूरी तरह सच हों, सुबाई उसकी मदद नहीं करता। जेल से भागना, उसे डर था कि बाहर निकलने से पहले ही उसका सिर उड़ जाएगा। सुबाई ने मन में तिरस्कार किया। खाना रखने के बाद वह अपने आप चला गया। लोंग जिंगयन ने भौहें तानी और चुप हो गया। अगले दिन सुबाई को लाइदा ने बुलाया। लाइदा ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसे चेतावनी दी। सुबाई, आज हमारे प्रिजन ब्लॉक सी में एक नया कैदी बंद किया जाएगा। हालांकि तुम्हें इस कैदी को खाना देते समय थोड़ा सावधान रहना होगा। अंकल दा, ऐसा क्यों? सुबाई ने हल्का रुकावट महसूस करते हुए तुरंत पूछा। वह एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट है। लाइदा ने और कुछ नहीं कहा और उस जल्दबाजी भरे वाक्य के बाद वह तुरंत चल पड़ा और बाहर निकल गया। कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट? सुबाई ने अपने दिल में एक झटका महसूस किया, साथ ही उसके मन में एक उम्मीद की किरण भी चमकी। इस व्यक्ति की कल्टिवेशन लेवल ऊंची है, यह मुझे अच्छा लाभ पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। इस विचार के साथ सुबाई ने जल्दी से लाइदा का पीछू किया। इस नए कैदी को प्राप्त करने की तैयारी में एक विशाल यातना कक्ष में वह सभी प्रकार के भयानक यातना उपकरणों से भरा हुआ था। सुबाई और लाइदा किनारे पर खड़े थे और उनके आसपास कई जेलर भी सीधे खड़े थे। वे सभी जेलर थे जो प्रिजन ब्लॉक सी की रक्षा करते थे। मोटे ताजे न्यू प्रिजन चीफ बीच में बैठे थे। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनकी आंखों में गुस्से की एक झलक थी। झनझन झनझन। एक निश्चित क्षण पर जेल के बाहर से जंजीरों के झूलने की आवाज आई, बहुत स्पष्ट, दूर से निकट। कुछ ही देर में सुबाई ने एक गंजे युवक को जेलरों द्वारा अंदर लाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक भिक्षु। इस व्यक्ति की शक्ल और पोशाक को देखकर सुबाई की अभिव्यक्ति तन गई। नहीं, यह एक ईरी मंक है, एक ईवल मंक। लेकिन जब उसने गंजे युवक की अहंकारी आंखें देखीं, साथ ही उसके माथे के बीच में गुदी हुई भयानक रक्त फूल, तो सुबाई के मन में एक अनुमान आया। ईवल मंक लगभग 2 मीटर लंबा था और हालांकि उसने जंजीरें पहन रखी थीं, उसकी अभिव्यक्ति अहंकारी थी क्योंकि उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को तुच्छ समझा। वह दृष्टि ऐसी थी मानो वह छोटी और तुच्छ चींटियों को देख रहा हो। ढीठ ईवल मंक। न्यू प्रिजन चीफ खड़े हो गए और एक अद्भुत और फट पड़ी गुस्सा उमड़ पड़ा। चैप्टर 7 ब्रेथ कंसीलिंग सूत्र प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू। चैप्टर 7 ब्रेथ कंसीलिंग सूत्र ब्रेक थ्रू। तोंगशुअन, न्यू प्रिजन चीफ भी एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट है। पास में खड़े सुबाई न्यू प्रिजन चीफ की शक्तिशाली और से चकित हो गए और उन्होंने मन में विस्मय व्यक्त किया। बेशक यह सामान्य था। शक्तिशाली कल्टिवेशन के बिना वार्डन इन राक्षसों और दानवों को दबा नहीं पाते। है न्यू प्रिजन चीफ की दमनकारी और का सामना करते हुए ईरी ईवल मंक लाइकिंजा ने केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अहंकारी बनी रही। ऐसा लग रहा था कि भले ही वह एक कैदी बन गया था, फिर भी वह महसूस करता था कि वह इन जेलों से श्रेष्ठ है। इसे यातना दो। न्यू प्रिजन चीफ ने इस व्यक्ति के साथ कोई दया नहीं दिखाई और तुरंत आदेश दिया। उसने लाइदा और दूसरों से कहा कि वे कमरे में सभी यातना उपकरणों का उपयोग करके इस व्यक्ति का स्वभाव तोड़। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम वास्तव में किस स्थान पर पहुंचे हो। एक बूढ़े जेलर ने एक नया काला यातना उपकरण पकड़े हुए एक भयानक मुस्कान दी। सुबाई आगे जो हुआ वह नहीं देख सका। उसे और कुछ युवा जेलरों को बाहर निकाल दिया गया। वह केवल ईरी ईवल मंक लाइकिंजा की दहाड़ और गालियां सुन सकता था जो यातना कक्ष से आ रही थी। उसकी पिछली अहंकारिता को बनाए नहीं रख पा रहा था। इट्स गाय। यहाँ तक कि एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट को भी इन यातना उपकरणों के सामने झुकना पड़ता है। सुबाई ने सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, उसके दृष्टिकोण में यदि कमरे में सभी यातना उपकरण ईरी ईवल मंक लाइकिंजा पर उपयोग किए जाते तो परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु से भी बदतर होता। 1 घंटे बाद सुबाई ने ईरी ईवल मंक लाइकिंजा को जेलरों द्वारा एक मुर्दे कुत्ते की तरह बाहर खींचते हुए देखा। उसकी त्वचा फटी हुई थी, खून पूरे जमीन पर बह रहा था। उसका चेहरा विकृत था, उसका मांस बुरी तरह क्षतविक्षत था और वह बुरी तरह घायल और मृत्यु के निकट था।
उसके पूरे शरीर पर एक भी अक्षुण्ण जगह नहीं थी। चलो इसे बंद करो। लाइदा ने उस व्यक्ति की कंधे की हड्डी को कसकर पकड़ा और सुबाई के पास आया। उसका इरादा इस व्यक्ति को उसके साथ प्रिजन ब्लॉक सी में बंद करने का था। मूल रूप से अपनी स्थिति के साथ उसे ऐसा कैदी बंद करने का कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन वह सुबाई के बारे में थोड़ा चिंतित था। आखिरकार यह एरी इवल मंक लाइकिंजय एक कैसी रेल्म एक्सपर्ट था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके पास कुछ विशेष साधन नहीं थे। साथ रहकर वह सुबाई की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। ठीक है अंकल डा। दोनों ने मिलकर काम करते हुए एरी इवल मंक लाइकिंजा को एक मजबूत लोहे की कोठरी में बंद कर दिया। संयोग से इस व्यक्ति की कोठरी लोंग जिंगयान की कोठरी के ठीक दाईं ओर थी। डाली व्यक्ति को कोठरी में बंद करने के बाद लाइदा ने स्वयं कोठरी का दरवाजा बंद किया और फिर सुबाई के मन में एरी इवल मंक लाइकिंजा की जानकारी सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन पर दिखाई दी। क्रिमिनल लाइकिंजा, सिन ग्रेड 3 स्टार्स, स्ट्रेंथ कैसी 5th लेयर, स्टेटस हेविली इंजर्ड इम्प्रिजन्ड, सप्रेशन पार्टिसिपेशन 1%, रिवॉर्ड 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स /आवर, 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। पुरस्कार कॉलम को देखकर सुबाई मन ही मन प्रसन्न हुआ। इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस पॉइंट पुरस्कार 10 लिनहूज के बराबर था। अब भले ही लाइमू मर जाए, सुबाई को एक्सपीरियंस पॉइंट्स की कमी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बंदीकरण पूरा होने के बाद सुबाई और लाइदा गलियारे में चल रहे थे। अंकल दा, वह व्यक्ति अभी यातना कक्ष में इतना अहंकारी था। वास्तव में उसकी क्या पृष्ठभूमि है? सुबाई को अचानक रुचि हुई और उसने पूछा। लाइदा ने उसे एक नजर देखा, फिर उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। यह व्यक्ति ब्लैक लोटस सेक्ट का एक जीनियस है। वह केवल 19 वर्ष का है, फिर भी उसने कैसी 5th लेयर तक कल्टिवेशन कर ली है। यह कहते हुए लाइदा ने अपनी आवाज धीमी की, सुबाई के कान में झुका और फुसफुसाया, और मैं तुम्हें बताता हूँ, यह व्यक्ति एक प्रमुख अपराधी है जिसने गहन पाप किए हैं। वह हमारे प्रिजन ब्लॉक सी में कई दिन नहीं रहेगा। लगभग 5 दिनों में उसे अगले स्तर पर भेज दिया जाएगा, जो प्रिजन ब्लॉक बी है। ब्लैक लोटस सेक्ट। इस सेक्ट का नाम सुनकर सुबाई चौंक गया। यह ब्लैक लोटस सेक्ट ग्रेट जिये के भीतर 3 महान डीमोनिक सेक्ट्स में से एक था। ऐसी किंवदंती है कि इस ब्लैक लोटस सेक्ट द्वारा अनुसरण किया जाने वाला सिद्धांत हत्या के माध्यम से अपने स्वयं के दाव को साबित करना है और बुराई के माध्यम से सभी कानूनों को स्थापित करना है। जलाना, मारना, लूटना और हर कल्पनीय बुराई करना। अपने खाली समय में उसने कुछ जेलरों को ब्लैक लोटस सेक्ट के बारे में बात करते भी सुना था। कई चौंकाने वाली त्रासदियां और प्रमुख मामले लगभग सभी ब्लैक लोटस सेक्ट द्वारा किए गए थे। और चूंकि एरी इवल मंक लाइकिंजय ब्लैक लोटस सेक्ट का सदस्य था, उसने निश्चित रूप से अत्यंत गहन पाप किए होंगे। यह बात सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन पर प्रदर्शित 3 स्टार पाप से स्पष्ट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि न्यू प्रिजन चीफ भी इस व्यक्ति के प्रति क्रोध से भरे हुए थे। सुबाई ने पहले न्यू प्रिजन चीफ के क्रोध का दृश्य याद किया और उसे समझ आया। सुबाई, इन आने वाले कुछ दिनों में जब तुम इस व्यक्ति को भोजन पहुंचाओ तो उससे ज्यादा बात मत करना। जैसे ही वे अलग हुए, लाइदा ने उसे चेतावनी दी। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने एक प्रकार की डीमोनिक टेक्निक विकसित की है जिसका लोगों के दिलों को मोहित करने का प्रभाव है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं समझ गया अंकल दा। सुबाई ने सिर हिलाया। उसने भी गुप्त रूप से अपने मन में सतर्कता बरती। उसकी वर्तमान कल्टिवेशन अभी भी बहुत कम थी और वह इस एरी इवल मंक लाइकिंजा के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं था। लाइदा के वृत्तांत से सुबाई ने यह भी सीखा कि एक बार जब वह एरी इवल मंक लाइकिंजा की डीमोनिक टेक्निक का शिकार हो जाता तो वह उस व्यक्ति का पपेट बन जाता, एक चलती फिरती लाश में बदल जाता। तब तक सुबाई के भाग्य की कल्पना की जा सकती थी। ऐसा लगता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए। अपने आवास पर लौटने के बाद सुबाई ने फुसफुसाया। अगली सुबह जब सुबाई उस व्यक्ति को भोजन पहुंचाने के लिए खाने की बाल्टी लेकर गया तो उसने काले सूप का एक करछुल डालने में बहुत कम समय बिताया और तुरंत चला गया। उसने उस व्यक्ति पर एक नजर भी नहीं डाली। उसे नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी या वह व्यक्ति सुबाई को तुच्छ समझता था। सुबाई की भोजन वितरण यात्रा हमेशा की तरह चली और उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। बस इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। सुबाई ग्रेट जिया प्रिजन में पूरे 1 महीने तक रह चुका था। अपने आवास के अंदर इस सुबह सुबाई अभी अभी उठा था कि उसने पाया कि उसके मन में सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन में कुछ नया परिवर्तन हुआ था। लिनहू से संबंधित छोटा तारा बिंदु अचानक टिमटिमाया। लिनहू को 1 महीने तक दबाने पर पुरस्कार, विशेष कल्टिवेशन टेक्निक, ब्रेथ कंसीलिंग सूत्रा। ऐसा अच्छा भी है। सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन में परिवर्तन देखकर
सुबाई के चेहरे पर खुशी की लकीर दौड़ गई। ब्रेथ कंसीलिंग सूत्र के साथ सुबाई बिना किसी चिंता के अपने रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता था। सीखो। अगले ही पल कल्टिवेशन टेक्निक का असंख्य ज्ञान सुबाई के मन में भर गया। कुछ समय बाद सुबाई ने ब्रेथ कंसीलिंग सूत्र में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। अब वह स्वतंत्र रूप से अपनी और की ताकत को समायोजित कर सकता था और अपने रेल्म के स्तर को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। दूसरे शब्दों में सुबाई सुरक्षित रूप से ब्रेक थ्रू कर सकता था। यह स्थिर है। सुबाई ने अपना मन शांत किया। फिर उसने इस अवधि के दौरान जमा किए गए एक्सपीरियंस पॉइंट्स को देखा। पहले से ही 2000 से अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स। सुबाई का वर्तमान रेल्म अभी भी बॉडी रिफाइनिंग 7th लेयर था। उसने थोड़ा गणना किया कि प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 1st लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च करने की आवश्यकता होगी। उसने पाया कि उसके पास अभी भी कुछ 100 पॉइंट्स बचे होंगे। फिर उसने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अपने रेल्म में जोड़ दिया। बॉडी रिफाइनिंग 8th लेयर, बॉडी रिफाइनिंग 9th लेयर, तोंगशुअन 1st लेयर। एक क्षण बाद उसकी सूचना पट्टी जो बॉडी रिफाइनिंग 7th लेयर 500/700 दिखा रही थी बदलकर तोंगशुअन 1st लेयर 0/2000 हो गई। ब्रेक थ्रू के बाद मेरी गति और ताकत दोनों कई गुना बढ़ गई हैं। सुबाई के खड़े होने के बाद उसका ट्रू काय पूरे शरीर में उमड़ पड़ा, चारों ओर छिटक गया। अपनी वर्तमान ताकत को महसूस करते हुए वह मुस्कुराया। फिर सुबाई ने अपनी लोहे की तलवार उठाई और फिर से पर्पल हेज ब्लेड आर्ट का अभ्यास किया। उसने पाया कि ब्लेड टेक्निक की शक्ति और भी मजबूत थी। जमीन पर पड़े नीले पत्थर के स्लैब को देखकर सुबाई के मन में एक विचार आया। उसने ट्रू काय से भरी हुई अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और टोफू काटने की तरह उसने एक नीले पत्थर के स्लैब को आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया। अद्भुत। अभ्यास समाप्त करने के बाद सुबाई ने संतुष्टि के साथ अपनी लोहे की तलवार रख ली। उसने सरलता से सफाई की। फिर वह रसोई की ओर गया, खाने की बाल्टी उठाई और कैदियों को भोजन पहुंचाना जारी रखा। चैप्टर 8 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक, पदोन्नति का लालच। चैप्टर 8 7th ग्रेड कल्टिवेशन टेक्निक, द टेम्पटेशन ऑफ प्रमोशन। सुबाई खाने की बाल्टी लेकर एक एक करके कैदियों को भोजन पहुंचा रहा था। जब वह उस कोठरी के पास पहुंचा जहां ईरी ईवल मंक रखा गया था तो सुबाई ने अपनी गति बढ़ा दी। खाना दो और चलो। इस विचार को पकड़े हुए सुबाई उस कोठरी के पास पहुंचा जहां ईरी ईवल मंक लाई किंजे को बंद किया गया था। लाई किंजे वर्तमान में कोठरी के अंदर बैठा था। उसे नहीं पता था कि उसने कौन सी विधि इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके शरीर पर चोटें वास्तव में कुछ हद तक ठीक हो गई थीं। उसने नीली पुतलियों से घूरते हुए अपने सामने खड़े युवा जेलर को सीधे देखा, फिर अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया। उसके शरीर से एक हल्की डेविलिश काई निकल रही थी और उसकी 2 नीली पुतलियां एक रसातल की तरह थीं, जो जीवित प्राणियों की आत्माओं को निगलने में सक्षम थीं। इस समय उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ बात की। छोटे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट रेल्म ऊंचा नहीं है। अधिकतम बॉडी रिफाइनिंग के 7वें चरण में होगा। सुबाई ने अपनी कल्टिवेशन को बॉडी रिफाइनिंग के 7वें चरण के आसपास रखने के लिए ब्रेथ कंसीलिंग सूत्र का उपयोग किया था। इसलिए लाई किंजे स्वाभाविक रूप से सुबाई की वास्तविक ताकत को नहीं देख सका। वास्तव में जब वह पहले लोंग जिंगयन के पास से गुजरा था तो दूसरा पक्ष भी यह नहीं देख सका था कि सुबाई की कल्टिवेशन पहले ही प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। उसे अभी भी लगा कि सुबाई की कल्टिवेशन केवल बॉडी रिफाइनिंग के 7वें चरण में थी। क्या तुम धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो? पैसा और सौंदर्य। शक्तिशाली कल्टिवेशन टेक्निक्स। जब तक तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, मैं तुम्हें ये सभी चीजें दे सकता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इस समय इस जेल में केवल एक छोटे जेलर हो। भले ही तुम मरते दम तक मेहनत करो, तुम केवल अपना गुजारा कर पाओगे। इन चीजों को पाना असंभव है, लेकिन जब तक तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें ये सभी चीजें दे सकता हूँ। लाई किंजे ने इस प्रकार बात की। शुरू में सोचा कि सुबाई प्रभावित होगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सुबाई ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने काले भोजन का एक करछुल निकाला, लाई किंजे के छोटे टूटे हुए कटोरे में डाला और फिर तुरंत मुड़ा और चला गया। यह बच्चा, क्या वह बहरा बन रहा है या क्या वह वास्तव में बहरा है? और हाथ डीमन सूत्र उस पर क्यों काम नहीं कर रही है? सुबाई की जाती हुई आकृति को देखते हुए लाई किंजे ने भौहें तानी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई उसके दिल के अंदर। वह नहीं जानता था कि क्या सोच रहा था। इस बीच बगल में लोंग जिंगयन जमीन पर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ भारी थी। उसे एक पूर्वाभास था कि उसका समय शायद समाप्त हो रहा था। सुबाई खाने की बाल्टी लेकर वर्तमान में पीला पड़ा हुआ था। कुछ बचा हुआ डर महसूस कर रहा था। यह लाई किंजे वास्तव में बहुत भयानक था। उसने अभी अभी वह डीमोनिक टेक्निक
इस्तेमाल की होगी जो लोगों के दिलों को मोहित करने में सक्षम है। सुबाई ने मन में सोचा अगर उसके मन में सिंक क्लेंजिंग कॉल्ड्रन ने अभी महत्वपूर्ण क्षण में डीमोनिक टेक्निक के आक्रमण का विरोध नहीं किया होता तो उसे डर था कि वह पहले ही लाइकिंजा का पपेट बन चुका होता। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से कुछ ही दिनों में उसे जेल के अगले स्तर पर भेज दिया जाएगा और प्रिजन ब्लॉक बी के जेलर और वार्डन ऐसे लोग नहीं थे जिनका एक छोटा लाइकिंजा विरोध कर सकता था। जो लोग प्रिजन ब्लॉक बी में प्रवेश कर सकते थे वे सभी मार्शल आर्टिस्ट्स में सर्वश्रेष्ठ थे। साथ ही जो अपराधी प्रिजन ब्लॉक बी में बंद किए जा सकते थे उनके पाप और ताकत चौंकाने वाली रूप से शक्तिशाली थी। वास्तव में 5 दिन बाद एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और वाला जेलर एक नीली लोहे की तलवार पकड़े हुए प्रिजन ब्लॉक सी में पहुंचा। इतनी मजबूत और कम से कम काइसी रेल्म का एक शक्तिशाली व्यक्ति। सुबाई इस व्यक्ति को लाइकिंजा की कोठरी तक ले गया। रास्ते में वह एक आह भरे बिना नहीं रह सका। इस जेलर की और उस दिन के न्यू प्रिजन चीफ से भी अधिक मजबूत थी। इसके अलावा यह व्यक्ति बिना हास्य विनोद और ठंडे चेहरे वाला था। उसके शरीर से एक अद्भुत ईवल का हल्की सी निकल रही थी। पूरा व्यक्ति बर्फ के एक अमर टुकड़े की तरह था जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति ठंडक महसूस करता था। जब ईरी ईवल मंक लाइकिंजा ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। इसके बाद उसने कोठरी के अंदर अपना सिर झुका लिया और आह भरी मानो उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। लाइकिंजा को ले जाने के बाद सुबाई के पुरस्कार में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वह अभी भी हर घंटे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। जब तक लाइकिंजा निकट भविष्य में नहीं मरा वह लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। बस इसी तरह एक और 10 दिन बीत गए। लाइकिंजा से एक्सपीरियंस पॉइंट पुरस्कार प्राप्त करने के बाद से 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में सुबाई ने 10,000 से अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा किए थे और उसका रेल्म प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म के चौथे चरण में भी सुधर गया था। प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म के प्रारंभिक पहले चरण की तुलना में उसके शरीर में ट्रूकाई की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी और उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। अपनी वर्तमान कल्टिवेशन के साथ ही तीसरे दर्जे की ब्लेड टेक्निक पर्पल हेज ब्लेड आर्ट से ताकत का लाभ यहाँ तक कि पूरी जेल को देखें तो प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म के सभी जेलों में वह कमजोर नहीं माना जाता था और जब तक उसके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे सुबाई अपने रेल्म में लगातार ब्रेक थ्रू कर सकता था। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से मजबूत होती जा रही थी। इस सुबह सुबाई ने अभी सफाई खत्म की थी कि उसने लाइदा को अपने कमरे में आते देखा। अंकल दा, क्या कोई बात है? सुबाई को लाइदा की अचानक यात्रा पर संदेह हुआ। सुबाई, क्या तुम्हें लोंग जिंगयन याद है? सुबाई के आवास में प्रवेश करने के बाद लाइदा सुबाई के बगल में बैठ गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति तन गई और वह बोला। सुबाई ने सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में वह नहीं जानता था कि लाइदा इस व्यक्ति का जिक्र क्यों करेगा। क्या तुम्हें पता है कि इस व्यक्ति को जेल में क्यों बंद किया गया था? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने विद्रोह करने के लिए सेना खड़ी की थी? विद्रोह करने के लिए सेना खड़ी की, वह केवल एक बहाना था। लाइदा ने यह सुनकर मुस्कुराया। फिर उसने सच्चाई बताई। क्योंकि इस व्यक्ति ने सीमा के युद्ध क्षेत्र पर गलती से एक 7वें दर्जे की फिस्ट टेक्निक प्राप्त कर ली थी। एक 7वें दर्जे की फिस्ट टेक्निक। यह सुनकर सुबाई ने झटका महसूस किया। उसने उस ब्लेड लाइमू से केवल एक 3रे दर्जे की ब्लेड टेक्निक प्राप्त की थी और वह पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। वह शायद ही कल्पना कर सकता था कि यह 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक जो 3रे दर्जे से कहीं अधिक थी कितनी अद्वितीय होगी। लगभग तुरंत सुबाई समझ गया कि लोंग जिंगयन को क्यों कैद किया गया था। एक निर्दोष व्यक्ति जेड की अंगूठी रखता है लेकिन उसके पास होना ही अपराध है। ग्रेट जिया डिनास्टी के वे शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। खबर लीक होने के बाद उसने इस कल्टिवेशन टेक्निक को छिपा लिया। भले ही हमने सभी प्रकार की यातनाएं इस्तेमाल की फिर भी वह बोलने से इनकार करता है। लाइदा ने समझाना जारी रखा। अंत में कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, वरिष्ठों ने अभी आदेश जारी किया है। जब तक कोई उसका मुंह खोल सकता है और उसे सीक्रेट मैनुअल के ठिकाने का खुलासा करवा सकता है, न केवल वे बड़ी मात्रा में संसाधन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उनकी स्थिति को भी तेजी से पदोन्नत किया जा सकता है। मुझे ही लो, एक बार जब मुझे सीक्रेट मैनुअल का ठिकाना पता चल जाएगा तो मैं एक कदम में प्रिजन ब्लॉक बी का वार्डन बन सकता हूँ। लाइदा जितना अधिक बोलता उतना ही उत्साहित होता जाता। आखिरकार प्रिजन ब्लॉक बी के वार्डन के पास अपार शक्ति थी, आसान काम और उत्कृष्ट उपचार। उनके पास कुछ ग्रेट जिया कानूनों का सामना करने पर भी एक निश्चित डिग्री की प्रतिरक्षा थी, लेकिन अंत में वह एक आह भरे बिना नहीं रह सका। दुर्भाग्य से आज तक कोई भी इस लोंग जिंगयन को बोलने पर मजबूर नहीं कर पाया है। उसने कल स्वयं लोंग जिंगयन से पूछताछ की थी
और 18 प्रकार की यातनाओं का उपयोग किया था। लेकिन यह व्यक्ति सहने में बहुत सक्षम था। उसकी इच्छा शक्ति भयानक थी। वह वास्तव में बोलने की तुलना में मृत्यु को प्राथमिकता देता था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वह वास्तव में इस व्यक्ति को मार नहीं सकता था। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज वह सुबाई के पास इस खबर की सूचना देने आया था ताकि वह भी कोशिश कर सके, हालांकि संभावना कम थी। शायद सुबाई के पास कल्टिवेशन टेक्निक के ठिकाने के बारे में पूछने का मौका हो। सुबाई की वर्तमान स्थिति एक डिंग्रेड जेलर के रूप में। एक बार जब उसने यह कार्य पूरा कर लिया तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से प्रिजन ब्लॉक सी का वार्डन बनने के लिए पदोन्नत हो जाएगी, या इससे भी ऊंची। और उसके साथ सुबाई के बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार जब सुबाई को तेजी से पदोन्नति मिली तो वह भी काफी लाभ प्राप्त कर सकता था। चैप्टर 9, खजाने की तलवार का ठिकाना। चैप्टर 9, द वेयर अबाउट्स द प्रेशियस ब्लेड। मैं समझ गया अंकल दा। लाइदा की बातें सुनकर सुबाई भी समझ गया कि लाइदा क्या सोच रहा था। हालांकि जिस बात ने उसे थोड़ा परेशान किया वह यह थी कि यह व्यक्ति लॉन्गजिंगयान सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए सुबाई इस कल्टिवेशन टेक्निक के ठिकाने का पता लगाने के लिए सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन से लॉन्गजिंगयान की पिछली यादों को नहीं देख सकता था। कोई बात नहीं, कोशिश करना ही काफी है। अगर यह सफल होता है तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइदा के जाने के बाद सुबाई ने मन में सोचा। फिर वह रसोई की ओर गया, खाने की बाल्टी उठाई और कैदियों को भोजन पहुंचाने की तैयारी की। रुको सुबाई। जैसे ही वह जाने वाला था, एक कुछ भारी भरकम आदमी ने, जिसके हाथ में लोहे का करछुल था, उसे पुकारा। क्या बात है अंकल ताई? यह सुनकर सुबाई मुड़ा। उसे कुछ उत्सुकता महसूस हुई। यह आदमी रसोई में कुछ रसोइयों में से एक था, जिसका नाम जांगताई था। चूंकि सुबाई छोटा था, वह स्वाभाविक रूप से उसे अंकल ताई कहता था। मुझे पता है तुम बच्चे उस लॉन्गजिंगयान से उस कल्टिवेशन टेक्निक के ठिकाने के बारे में पूछने जा रहे हो। यह लो, जांगताई ने कहा। शराब की एक जग उठाई और सुबाई को दे दी। इस चीज को पीने के बाद यह उसे चकित कर सकती है। हालांकि क्या तुम वास्तव में उससे कल्टिवेशन टेक्निक निकाल सकते हो, यह तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। क्योंकि इतने लंबे समय तक वे उस 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक का ठिकाना लॉन्गजिंगयान के मुंह से नहीं निकाल पाए थे। कई प्रभारी लोग पहले से ही अधीर थे, इसलिए उन्होंने इस खबर को पूरी जेल में फैला दिया था। जब तक कोई इस व्यक्ति का मुंह खोल सकता था, वे पदोन्नति का अवसर प्राप्त कर सकते थे। तब से वे ड्रैगन गेट पर छलांग लगा सकते थे। और जांगताई और अन्य रसोइयों ने हाल ही में एक प्रकार की शराब विकसित की थी जो मानसिक भ्रम पैदा करती थी। लगभग हर बार जब कोई जेलर लॉन्गजिंगयान से पूछताछ करता था तो वे उन्हें यह शराब प्रदान करते थे। हालांकि फिर भी आज तक कोई भी जेलर इस व्यक्ति का मुंह नहीं खोल पाया था। वरिष्ठ अधिकारी अभी भी उस 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक का ठिकाना नहीं जानते थे। ठीक है अंकल ताई, सुबाई ने शराब की जग ली और मन में सोचा, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले लोग वास्तव में अधीर हैं, अन्यथा वे निश्चित रूप से इतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं फैलाते। आखिरकार एक बार लीक होने पर यह काफी परेशानी का सबब बनता। लेकिन चूंकि वे जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, उच्च पदस्थ अधिकारी केवल खबर फैला सकते थे और उदार पुरस्कार की पेशकश कर सकते थे, यह देखने के लिए कि क्या कोई इस व्यक्ति को बोलने पर मजबूर कर सकता है। लॉन्गजिंगयान खाने का समय। सुबाई खाने की बाल्टी और बढ़िया शराब लेकर लॉन्गजिंगयान की कोठरी के सामने आया और पुकारा, लेकिन कोठरी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुबाई मदद नहीं कर सका। उसने अंदर देखा। कितना दयनीय! लॉन्गजिंगयान की दयनीय स्थिति देखकर सुबाई चौंक गया। उसका मांस सड़ रहा था, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी, हर जगह खून टपक रहा था, उसकी सांस कमजोर थी, वह अब मानव रूप में नहीं था। उसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, एक कुचले हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। अगर यह लॉन्गजिंगयान की गहन कल्टिवेशन और दृढ़ जीवन शक्ति नहीं होती तो वह शायद बहुत पहले ही मर गया होता। यह व्यक्ति वास्तव में दयनीय है। इतनी दयनीय स्थिति देखकर सुबाई प्रभावित हुआ और उसने अपने मन में आह भरी। लॉन्गजिंगयान मूल रूप से एक सेनापति था जिसने जीवन भर लड़ाई लड़ी और उसके पास बड़ी योग्यताएं थीं। लेकिन क्योंकि उसने गलती से एक 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक प्राप्त कर ली, वह शक्तिशाली व्यक्तियों का निशाना बना और झूठा फंसाया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह जेल में बंद हो गया। साथ ही सुबाई ने गहराई से समझा कि भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर होने का क्या मतलब है। एक 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब था कि लॉन्गजिंगयान के पास गहरा भाग्य था, लेकिन झूठा फंसाया जाना और अमानवीय यातना सहना, क्या वह भी दुर्भाग्य का एक रूप नहीं था? अंततः इस दुनिया में शक्ति शाश्वत है और न्याय केवल एक सहायक है।
लॉन्ग जिंगयन उठो और खाओ। जेल के बाहर सुबाई ने कई बार पुकारा, लेकिन लॉन्ग जिंगयन को जवाब देते नहीं देखा। वह जमीन पर ढीला पड़ा था, एक मरते हुए कीड़े की तरह, अपने सड़ते हुए शरीर को घसीटते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में। आहे सुबाई ने सिर हिलाया, खाना और शराब नीचे रखी और जाने की तैयारी की। उसने इस व्यक्ति को यातना देने का इरादा नहीं किया था, किसे पता था। सुबाई ने केवल कुछ कदम चले थे, लॉन्ग जिंगयन अचानक उठ बैठा, खून से सनी आंखों से सुबाई को घूर रहा था। तुम कल्टिवेशन टेक्निक के ठिकाने के बारे में नहीं जानना चाहते? उसकी आवाज कर्कश थी। ये शब्द कहने में लगभग उसकी सारी ताकत खर्च हो गई। मैं जानना चाहता हूँ। सुबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। इन शब्दों ने लॉन्ग जिंगयन को रोक दिया। अचानक वह जोर से हंसने लगा, उसके आंसू बह रहे थे। अंत में इस व्यक्ति ने वास्तव में इतनी आसानी से छोड़ दिया। उसने सुबाई को उस कल्टिवेशन टेक्निक का ठिकाना बता दिया। सुबाई भी थोड़ा हैरान था, ये नहीं जानता था कि लॉन्ग जिंगयन क्या सोच रहा था। हालांकि चूंकि उसने ठिकाना जान लिया था, सुबाई भी थोड़ा उत्साहित था। उठकर धन्यवाद देने के बाद वह जेल से बाहर चला गया। वार्डन को इस बारे में सूचित करने का इरादा किया। सुबाई की जाती हुई आकृति को देखते हुए लॉन्ग जिंगयन ने अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने सिर झुकाया, ऐसे शब्द बोल रहा था जो केवल वही समझ सकता था। इंपीरियल डिनेस्टी पहले से ही सड़ रही है। सुप्रीम डीमन सेक्ट वापसी कर रहा है। भविष्य तुम पर निर्भर है। समाप्त करने के बाद लॉन्ग जिंगयन की औरत तेजी से गिर गई, उसकी आंखें बेजान हो गईं और अंत में वह कोठरी के अंदर गिर गया। प्रिजन ब्लॉक सी क्षेत्र एक बड़े हॉल के अंदर। सुबाई ने हॉल में प्रवेश किया और न्यू प्रिजन चीफ को आराम से बढ़िया शराब का स्वाद लेते हुए देखा। सुबाई, किस महत्वपूर्ण मामले से तुम यहाँ आए हो? न्यू प्रिजन चीफ को भी सुबाई की कुछ याद थी। दूसरा पक्ष पिछले वार्डन का दत्तक पुत्र था, आमतौर पर काफी मेहनती काम करता था और एक अच्छा पौधा माना जा सकता था। सुबाई ने उसे वह सब कुछ बताया जो लॉन्ग जिंगयन ने कहा था। ये पता चला कि शुरू से ही जब लॉन्ग जिंगयन ने वह 7वें दर्जे की फिस्ट टेक्निक प्राप्त की थी, उसने अपने अंत को देख लिया था। उसने उस 7वें दर्जे की कल्टिवेशन टेक्निक को एक पहाड़ी पर, एक मंदिर में, एक बुद्ध मूर्ति के अंदर रख दिया था। जो किसी को नहीं पता था वह बुद्ध मूर्ति ढह गई थी और टूट गई थी। लंबे समय से अपनी चमकदार और सुंदर उपस्थिति खो चुकी थी, अत्यंत सड़ चुकी थी। कोई भी कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि लॉन्ग जिंगयन इतनी महत्वपूर्ण कल्टिवेशन टेक्निक को इस ढही हुई बुद्ध मूर्ति के अंदर रखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबाई का वृत्तांत सुनने के बाद न्यू प्रिजन चीफ जोर से हंस पड़ा। उसका दिल भी अत्यंत उत्साहित था। यदि यह बात सच थी तो वह भी इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकता था। हा। सुबाई, तुम पहले जा सकते हो। मैं मामले की रिपोर्ट करने के बाद यदि इसकी पुष्टि सत्य होती है तो तुम्हारा पुरस्कार स्वाभाविक रूप से कम नहीं होगा। न्यू प्रिजन चीफ उठकर आया, सुबाई के कंधे पर थपथ पाया और खिलखिलाते हुए कहा। सुबाई ने उत्साहित दिखावा किया और आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। एक क्षण रुको, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी जो तलवार इस्तेमाल कर रहे हो वह सिर्फ एक लोहे की ब्लेड है। गुणवत्ता बहुत खराब है। न्यू प्रिजन चीफ अपने मन में प्रसन्न था। उसने सुबाई की तलवार पर एक नजर डाली और फिर भौहें तानी। तुरंत उसने अपनी खुद की तलवार निकाली और सुबाई को दे दी। मेरी यह ब्लेड 1000 साल की ठंडी लोहे से बनी है और इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है, इसलिए मैं इसे तुम्हें प्रदान करता हूँ। न्यू प्रिजन चीफ इस समय काफी उदार थे। धन्यवाद वार्डन। सुबाई ने भय और आतंक के साथ खजाने की ब्लेड प्राप्त की। उसकी आंखें उत्सुकता से जल रही थी। न्यू प्रिजन चीफ, जिन्होंने यह सब देखा, सुबाई से अधिक संतुष्ट होते गए। वह सुबाई के लालची होने से नहीं डरता था, वह केवल इस बात से डरता था कि सुबाई लालची नहीं होगा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था लालच अधीनस्थों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। वार्डन के आवास वाले हॉल से बाहर निकलने के बाद सुबाई की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, जैसी पहले थी वैसी नहीं रही। मुझे आश्चर्य है कि न्यू प्रिजन चीफ इस मामले को कैसे संभालेंगे। सुबाई गलियारे में चलता रहा, मन में सोच रहा था क्या वह इसे अपने पास रखेगा या रिपोर्ट करेगा। कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर हिलाते हुए सुबाई ने बस इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। अपने आवास पर लौटने के बाद सुबाई ने तुरंत अपनी नई प्राप्त काली खजाने की ब्लेड निकाली और पर्पल हेज ब्लेड आर्ट का अभ्यास किया। क्या वास्तव में अच्छी ब्लेड है? एक क्षण बाद सुबाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस खजाने की ब्लेड के साथ उसकी ताकत एक और स्तर बढ़ गई। चैप्टर 10 पदोन्नति डिस्ट्रिक्ट वार्डन। चैप्टर 10 प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट वार्डन। जैसे ही सुबाई अपनी ब्लेड टेक्निक का अभ्यास कर रहा था, मुख्य हॉल के अंदर न्यू प्रिजन चीफ एक जेड की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं।
वह अपने मन में तेजी से फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सुबाई ने लोंग जिंगयन का मुंह कैसे खोला और यह जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसके दृष्टिकोण में यह जानकारी सत्य होनी चाहिए। इसने उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। आखिरकार वह एक 7वें दर्जे की कल्टीवेशन टेक्निक थी। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता, एक छिपी हुई जगह ढूंढकर आराम कर सकता और अपनी कल्टीवेशन में सफलता प्राप्त कर सकता, तो वह निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी का अद्वितीय एक्सपर्ट बन जाता। उस समय धन, संपत्ति, पहाड़ और सुंदरियां सभी उसकी पहुंच में होती। क्या वे नहीं होते? इतने वर्षों तक भटकने के बाद वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी होती है वही सही होता है। लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फिर भी आह भरी, नहीं, मुझे यह रिपोर्ट करना चाहिए। जानकारी की सच्चाई को छोड़ दे, भले ही उसे वास्तव में यह 7वें दर्जे की कल्टीवेशन टेक्निक मिल जाए और वह छिपकर गायब हो जाए, ग्रेट जिया डिनेस्टी तुरंत प्रतिक्रिया करेगी। तब तक अनगिनत एक्सपर्ट्स उसके निशानों का शिकार करेंगे और एक बार खोजे जाने पर जीवन मृत्यु से भी बदतर होगा। इसके अलावा वह अकेला नहीं था। उसकी इंपीरियल कैपिटल में पत्नी, बेटी और माता पिता थे। उसके दिल में लगाव था और वह उन्हें बेरहमी से नहीं छोड़ सकता था। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद वह केवल अपनी किस्मत स्वीकार कर सकता था और जानकारी की रिपोर्ट करने की योजना बना सकता था। आखिरकार एक क्षणभंगुर संपत्ति बनाम जीवन भर की संपत्ति, वह अंतर बता सकता था। मैं जानकारी लॉर्ड वू को दूंगा। एक क्षण सोचने के बाद वह जेल से बाहर निकला। उस जानकारी को एक उच्च पदस्थ ग्रेट जिया ऑफिशियल को देने का इरादा किया, जिसने एक बार उसे पदोन्नत किया था। अपने आवास के अंदर सुबाई अपनी ब्लेड टेक्निक का अभ्यास करते हुए अधिक समय नहीं बीता था कि उसने चौंकाने वाली खबर सुनी। लोंग जिंगयन मर गया था। इस घटना ने कई लोगों को अचानक पछतावे का एहसास कराया। कुछ ने अपनी छाती पीटी और पैर पटके, भावनाओं से भरे हुए। आखिरकार धन का एक महान अवसर उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वे उसे पकड़ने में विफल रहे। कुछ ही देर में लाइदा सुबाई के कमरे में पहुंचा। वह भी उदास दिख रहा था। है सुबाई, तुम्हारी यह ब्लेड। आह भरने के बाद लाइदा ने सुबाई के हाथ में खजाने की ब्लेड को देखा और भौहें तानी। वह जितना अधिक देखता उतना ही परिचित लगता था। फिर मानो उसे कुछ याद आया, वह बहुत चौंक गया। क्या यह न्यू प्रिजन चीफ की निजी ब्लेड नहीं थी? किसी वरिष्ठ की संपत्ति चुराना एक मौत की सजा वाला अपराध था। अंकल दा, कृपया पहले मेरी बात सुने। सुबाई ने सभी प्रकार के समझाने की कोशिश की, इससे पहले कि वह अंततः लाइदा को शांत कर सका। और फिर उसने लाइदा को सब कुछ एक एक करके बताया। सुनने के बाद लाइदा बहुत देर तक स्तब्ध रहा। वह अपने दिल में बस विश्वास नहीं कर सकता था। हाँ, सुबाई, तुमने कर दिखाया। तुमने वास्तव में कर दिखाया। अगले ही पल वह उत्साहित दिख रहा था। सुबाई के कंधे पर थपथ पाया और खुशी से झूम उठा। उसके दृष्टिकोण में सुबाई का इस बार का योगदान अपार था और उसकी स्थिति निश्चित रूप से तेजी से ऊपर उठेगी। उसके लिए प्रिजन ब्लॉक सी का न्यू प्रिजन चीफ बनना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा प्रिजन ब्लॉक सी वास्तव में एक काफी बड़े क्षेत्र की देखरेख करता था। जिस क्षेत्र में वे थे वह प्रिजन ब्लॉक सी का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। विशेष रूप से प्रिजन ब्लॉक सी के 77वें डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। वहां केवल कुछ दर्जन जेलें थीं। वास्तव में पूरे प्रिजन ब्लॉक सी क्षेत्र के वार्डन्स की संख्या लंबे समय से 100 से अधिक थी। इन वर्षों में डीमोनिक कल्ट्स के हर जगह उत्पात मचाने, साथ ही डाकों के उत्पात, जलाने, मारने और लूटने के कारण ग्रेट जिया डिनेस्टी को प्रिजन ब्लॉक सी का विस्तार करना पड़ा था। इसलिए समय के साथ प्रिजन ब्लॉक सी का क्षेत्र अधिक से अधिक विशाल होता गया और यदि सुबाई एक वार्डन बन जाता तो वह भविष्य में भी उड़ान भर सकता था। इसलिए लाइदा स्वाभाविक रूप से सुबाई के लिए खुश था। 5 दिन बाद सुबाई को न्यू प्रिजन चीफ ने बुलाया। जैसे ही उसने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, सुबाई ने देखा कि न्यू प्रिजन चीफ ने एक शानदार वस्त्र पहन लिया था। वह उत्साहित दिख रहा था। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को इस रिपोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान बहुत कुछ मिला था। उसकी स्थिति निश्चित रूप से पदोन्नत हुई होगी। हाँ, सुबाई, तुम आखिरकार आ गए। सुबाई को देखकर न्यू प्रिजन चीफ खिलखिलाकर हंसे और उसके पास आए। यह सुबाई वास्तव में उसका खजाना था। उसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ा और उसने एक बड़ा लाभ उठा लिया। किस नेता को ऐसा अधीनस्थ पसंद नहीं होता? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हिस्सा की योग्यता की रिपोर्ट कर दी है और वरिष्ठों ने भी तुम्हारे लिए पुरस्कार जारी किए हैं। इसके बाद न्यू प्रिजन चीफ ने किसी को सुबाई के पुरस्कार लाने का आदेश दिया। एक अद्वितीय खजाने की ब्लेड, एक तीसरे दर्जे की ब्लेड टेक्निक, बॉडी टेम्परिंग पिल्स की 7 बोतलें, क्षुअनलिंग पिल्स की 3 बोतलें, 10,000 चांदी के सिक्कों के बराबर ग्रेट जिया सिल्वर नोट्स और प्रिजन ब्लॉक सी क्षेत्र में एक वार्डन पद चुनने का अवसर। सुबाई ने ये पुरस्कार स्वीकार करने के बाद एक और ग्रेट जिया ऑफिशियल मुख्य हॉल में आया। उसने सुबाई को देखा और पूछा, सुबाई, तुम वार्डन के रूप में सेवा करने के लिए
कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुनना चाहते हो? सुबाई ने अपने दिखाए गए उत्साह को शांत किया। फिर उसने सावधानी से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ लॉर्ड, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? हाँ, तुम काफी चतुर हो। यह सुनकर ग्रेट जियर ऑफिशियल मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें प्रिजन ब्लॉक सी के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की वास्तविक स्थिति के बारे में बताता हूँ, फिर तुम अपना विचार कर सकते हो। कुछ देर बाद ग्रेट जियर ऑफिशियल के वर्णन के तहत सुबाई को पूरे प्रिजन ब्लॉक सी के सभी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स की एक निश्चित समझ हो गई। पूरा प्रिजन ब्लॉक सी वर्तमान में 130 छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित था। प्रत्येक छोटे डिस्ट्रिक्ट में एक वार्डन और कैदियों की निगरानी के लिए कई जेलर होते थे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट का अनुक्रम संख्या जितनी पहले होती, खतरे का स्तर उतना ही अधिक होता और जो कैदी बंद किए जाते थे वे उतने ही मजबूत होते थे। इस ग्रेट जियर ऑफिशियल ने मूल रूप से सोचा था कि सुबाई वार्डन के रूप में सेवा करने के लिए एक बाद के अनुक्रम संख्या वाला डिस्ट्रिक्ट चुनेगा। आखिरकार सुबाई की वर्तमान ताकत कम थी और उसे सामान्य चैनलों के माध्यम से पदोन्नत नहीं किया गया था। बाद के डिस्ट्रिक्ट्स में रहना स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होता और वर्तमान में जेल में सुबाई के लिए चुनने के लिए कई डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बचे थे। आखिरकार यदि सुबाई को इच्छानुसार चुनने की अनुमति दी जाती तो समायोजन करना काफी परेशानी भरा होता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सुनने के बाद सुबाई ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं 7वां डिस्ट्रिक्ट चुनता हूँ। 7वां डिस्ट्रिक्ट? ग्रेट जियर ऑफिशियल ने भौहें तानी। यह सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसे सुबाई चुन सकता था। इस डिस्ट्रिक्ट का वार्डन आधे महीने पहले एक मिशन को अंजाम देते समय एक राक्षस द्वारा गंभीर रूप से घायल और मारा गया था, इसलिए वार्डन पद खाली हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुबाई यह डिस्ट्रिक्ट चुनेगा। सुबाई, फिर से सोचो। पास के न्यू प्रिजन चीफ ने उसे एक आंख का इशारा किया। कृपया लॉर्ड, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। लेकिन सुबाई दृढ़ था। उसके पास सिंक्लेंजिंग कॉल्ड्रन था। जितने मजबूत कैदी बंद होते वह उतना ही मजबूत होता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक पहले अनुक्रम संख्या वाला डिस्ट्रिक्ट चुनेगा। इसके अलावा वार्डन होने का खतरा स्तर जेलर होने की तुलना में बहुत कम था। उस डिस्ट्रिक्ट के वार्डन की मृत्यु का कारण यह था कि वह अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए एक निश्चित मिशन को अंजाम देने गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। जब तक वह 7वें डिस्ट्रिक्ट में रहा और कुछ समय के लिए चुपचाप विकसित हुआ, उसकी ताकत निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। तब तक अपनी स्वयं की शक्तिशाली ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज से नहीं डरेगा। ठीक है। ग्रेट जियर ऑफिशियल को इस मामले की भी परवाह नहीं थी। यह देखकर कि सुबाई ने अपना निर्णय कर लिया था, उसने आधिकारिक मुहर और वस्त्र निकाले और सुबाई को सौंप दिए। सुबाई ने उन्हें पहनने के बाद उसका पूरा रूप नया था। फिर उसने सुबाई को उन जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में समझाया जो एक वार्डन को निभाने चाहिए। अंत में उसने जोर से घोषणा की, सुबाई, अब से तुम प्रिजन ब्लॉक सी के 7वें डिस्ट्रिक्ट के नए वार्डन हो। अगर तुम्हें लगता है कि सुबाई ने अभी अपनी असली ताकत दिखाई है तो यकीन मानो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे प्रिजन के सबसे भयावह रहस्य, एंशिएंट डीमंस, फॉरबिडन सीक्रेट्स और ऐसी पावर सामने आने वाली है जो पूरी ग्रेट जियर डायनेस्टी की किस्मत बदल देगी। इसलिए अगर अगला चैप्टर मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दो। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, जहां सुबाई की लेजेंड एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है।